भारत में आतंकवाद से बड़ा खतरा है लव जिहाद। भोपाल में एक लड़के ने 55 लड़कियों को लव जिहाद में ट्रैप किया और 55 में से एक भी लड़की एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं हुई। उन सबका एक ही कहना था, आप क्या ये वीडियो डिलीट करवा दो बस। मथुरा में एक लड़का था, ऑटो चलाता था और उसको टारगेट मिला था कि जितनी लड़की से तुम ट्रैप करोगे तुम्हें 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। सवर्णों की बेटी है तो 15 लाख रुपए मिलेगा, दलित की बेटी है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। लियाकत अली कहते थे और जिन्ना भी कहते थे, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लगे हिंदुस्तान। ये लव जिहाद उसी का एक पार्ट है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी ईमानदार है? और भारत में तो करप्शन बाय डिजाइन है। शताब्दी में कंबल मिलता है? नहीं। वंदे भारत में कंबल मिलता है क्या? नहीं। लेकिन राजधानी में कंबल मिलता है। सबसे पहले एसी का टेम्परेचर कर देंगे 16 डिग्री, उसके बाद आपको देंगे कंबल मिलता है 2000 का, तो उसका 20% कमीशन हो गया 400। तो केवल कमीशन चलता रहे, इसीलिए टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा। जैसे सड़क बनेगी, बगल में नाली नहीं बनाएंगे जिससे सड़क उखड़ जाए, तो अगली बार क्या होगा, सड़क रिपेयरिंग का भी टेंडर होगा, नाली बनाने का भी टेंडर होगा। आपने ऐसा कोई केस देखा कि बहुत रिच ट्राइबल है और एक भी रुपया नहीं दे रहे टैक्स का? कुछ एक नेता है जो 400 करोड़ के मालिक है, 350 करोड़ के मालिक है, 450 करोड़ के मालिक है, जो उनका टैक्स जीरो है। आप महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं, तब तक तो टैक्स में छूट है। 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप आदिवासी हैं तो आप महीने में 1 करोड़ कमाइए, 10 करोड़ कमाइए, 20 करोड़ कमाइए, 100 करोड़ कमाइए, आप एमएलए हैं, एमपी हैं, जज हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपको टैक्स नहीं देना। वो केवल टैक्स में बेनिफिट देने के लिए ट्राइबल बने हुए हैं। एक्चुअली वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अगर आपने कमाई पे टैक्स ले लिया तो खर्च करने पे टैक्स क्यों, जीएसटी क्यों? आपने गाड़ी खरीदते समय सड़क बनवाने के लिए रोड टैक्स ले लिया तो फिर टोल टैक्स क्यों? और जब सड़क बनवाने के लिए टोल टैक्स लेना है तो गाड़ी खरीदते समय फिर रोड टैक्स क्यों? ये तो डबल मार हो गई ना। तो दोस्तों, आज हमारे सामने हैं बीजेपी लीडर और पीआईएल मैन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर अश्विनी उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत वेलकम आपका। धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ और मंडे टू फ्राइडे दिल्ली में रहता हूँ, सैटरडे संडे बाहर घूमता रहता हूँ। यही मेरी अब दिनचर्या बन चुकी है। सैटरडे संडे बाहर किस सिलसिले में? यूनिवर्सिटीज़ में कार्यक्रम होते हैं, कॉलेजेस में कार्यक्रम होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक संस्थाओं के कार्यक्रम होते हैं। तो मैं केवल पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक प्रोग्राम, पब्लिक डायलॉग, इसी पे पूरे देश में घूमता रहता हूँ। और अब तक भारत में 800 ज़िले हैं, उसमें से 500 ज़िलों में मुझे जाने का अब तक सौभाग्य मिल चुका है। लोगों से डायलॉग करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि उनकी समस्या क्या है। फिर जो लोग समस्या बताते हैं उसका मैं रूट काज एनालिसिस करता हूँ। उस समस्या में 5 बार व्हाई लगाता हूँ कि समस्या आई क्यों। जी। और जब 5 बार व्हाई लगाने के बाद जो अंत में उसका मूल कारण समझ में आता है, उसको फिर मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसा विषय होता है उसके हिसाब से वहाँ पीएल के रूप में उसको मैं आगे करता हूँ। आपकी पीआईएल्स और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दो आपकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आती हूँ आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे, जो आप बीजेपी से हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी को सब लोग उसी टाइम से जानते हैं, लेकिन आप बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ थे, जब से वो आरटीआई वाला काम कर रहे थे, ठीक है। फिर वो जो आंदोलन हुआ वो हुआ ईमानदारी पे, पॉलिटिक्स में से करप्शन मिटाने पे। अब आप पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, फिर आप आए बीजेपी में। बीजेपी का ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, पैसा उसमें भी यूज होता है, ये सबको पता है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी ईमानदार है? देखिए, हम लोगों ने एक साथ काम शुरू किया था। मनीष सिसोदिया जी थे, अरविंद केजरीवाल जी थे जी, मैं था, स्वाति मालीवाल थी, स्वाति मालीवाल। तो हम लोग आरटीआई के ऊपर काम किया करते थे। फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो फिर अन्ना आंदोलन शुरू हो गया। जी। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर भी था जी। जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें मैंने इलेक्शन के साथ अपना कोऑर्डिनेशन भी देखा, इलेक्शन मैनेजमेंट भी देखा। 2014 मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने मुड़ के नहीं देखा आम आदमी पार्टी की तरफ कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ चुनाव लड़े, जीते, तब छोड़ के आए। बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, हार गए, तब छोड़ के आ गए। मैं ऐसा व्यक्ति था ना, चुनाव लड़ा जी। और जैसे 2014 में मुझे समझ में आया मामला गड़बड़ है, दाल में काला है, मैं वहाँ से छोड़ के भाग के आ गया इधर जी। बीजेपी में आया, यहाँ भी प्रवक्ता रहा पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए प्रवक्ता का काम करता रहा।
फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता बहुत लोग हैं जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं और प्रवक्ता हैं जी। भारत में अभी पिछले 75 वर्षों में क्या हो रहा है कि केवल सांसद विधायक बदल रहे हैं जी। सरकारें बदल रही हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, गृह मंत्री बदल रहे हैं, सब बदलते जा रहे हैं जी। लेकिन एक चीज जो स्थिर है वो है अंग्रेजों का घटिया नियम कानून, जी। वो है यहाँ गुलामी का सिस्टम। जी। तो हम कहते हैं स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र का मतलब स्वयं का तंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र यानी स्वयं का तंत्र यानी अपना सिस्टम। दुर्भाग्य देखिए 75 वर्ष में कुछ भी सिस्टम हम अपना डेवलप नहीं कर पाए। जी। पुलिस सिस्टम आज भी गुलामी वाला है, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी वाली है, जुडिशियल सिस्टम गुलामी वाला है, टैक्स सिस्टम गुलामी वाला है, इलेक्शन सिस्टम गुलामी वाला है, बिजनेस सिस्टम गुलामी वाला है। सारे सिस्टम गुलामी के चल रहे हैं। और गुलामी की तो हालत यह है कि अगर आपकी बार फ्लाइट पे जाना तो फ्लाइट में बैठने से पहले जरा देखना बाहर उस पर लिखा क्या है। उस पर लिखा हुआ VT, VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने उसमें PIL फाइल कर रखी है, ठीक है। तो इन्हीं विषयों पे मैं अभी लेटेस्ट मैंने PIL फाइल किया टैक्स के ऊपर, क्योंकि मतलब गजब का यहाँ अंधा कानून चल रहा है। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आया तो मुझे लगा कि भाई समस्याओं का जो समाधान है जी। वो दो स्थानों पे होगा, या तो संसद में होगा या तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। संसद मुझे जाने के अपने आसार नहीं दिख रहे थे जी। तो मैंने कहा संसद नहीं जा सकते थे, काम करो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। जी। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में है वो चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है वो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है वो कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस में नहीं है। इसका मतलब कोई समस्या लाइलाज नहीं है। ये इस देश के नेताओं ने केवल आम जनता को समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद, फुलेवाद, जो दुनिया भर की चटनी खिला रखी है, काम धाम नहीं करना, उनको लफाजी में उनको बहका के रखना, उनको जो बतौलेबाजी में उलझा के रखना, और जनता भी उसमें उलझी पड़ी है। समस्या क्या है, उसका मूल कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, ना उसके ऊपर संसद में चर्चा हो रही है, ना उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा हो रही है। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी चर्चा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यवश इवन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसको हम खबर पालिका कहते हैं, खबर पालिका में भी चर्चा नहीं हो रही। खबर पालिका में भी शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बस 4 लोगों को बैठा दिया और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। भारत की समस्या क्या है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। कुछ लोग पर्यावरण की बात करेंगे लेकिन पर्यावरण जो खराब हो रहा है उसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लोग एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की नहीं बात करेंगे। लोग वाटर पोल्यूशन, सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है। सरकार तो देश की होती, सरकार सबकी होती, वो मेरी सरकार नहीं है। ये भारत संविधान सरकार जो है वो सबकी होती है, जिसने वोट दिया उसकी भी होती है, जिसने वोट नहीं दिया। लेकिन क्या अब मन मुताबिक काम हो रहे हैं? बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हुए। भौतिक विकास खूब हो रहा है, हाईवे, एक्सप्रेसवे खूब बन रहे हैं, ट्रेनें खूब नई नई बन रही हैं, बिजली खूब हो रहा है, बैंक में खाते लोगों के खुले हैं। तो जो भौतिक विकास होता है ना वो खूब हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे शरीर का केवल भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, शरीर का चारित्रिक विकास होना चाहिए, व्यक्ति का चारित्रिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वैसे देश का भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो संस्कृत के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी 225 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। आज़ादी के बाद लगभग 50 महाघटिया कानून बनाए, वो आज भी चल रहे हैं। मजहब के आधार पर नियम कानून आज भी चल रहा है। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, अंग्रेज चले गए फिर भी कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी चल रहा है। देश आज़ाद हो गया, इसके बाद भी जो हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था जो दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था थी वो आज तक लागू नहीं हुई। मजहब के आधार पे देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ 1947 में। इसके बावजूद मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर दुनिया भर की सरकारी योजनाएं, जबकि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का हम घातक परिणाम झेल चुके हैं। डेमोग्राफी इम्बैलेंस हुआ इसलिए पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ इसलिए पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ इसलिए 1947 में भारत का टुकड़ा फिर से जो लेटेस्ट टुकड़ा हुआ घुसपैठ वाले मुद्दे नहीं, मैं आपको बेसिकली घुसपैठ तो एक पार्ट है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का। मेरा कहने का मतलब जब डेमोग्राफिक इतनी बड़ी समस्या है तो उसके ऊपर संसद विधानसभा में गंभीरता के साथ चर्चा हो, खबर पालिका यानी न्यूज चैनलों पे गंभीरता के साथ चर्चा हो, अखबारों में लेख लिखे जाएं और एक कलेक्टिव डिसीजन हो, देश का डिसीजन हो
क्यों? क्योंकि जब देश के टुकड़े हुए तो सफर तो सब करते हैं। जी। 1947 में जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? राम जेठमलानी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मनमोहन सिंह जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को, सबको अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। 1947 में जब विभाजन हुआ तो यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, मिल्खा सिंह, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, सब, गुलजार साहब, सबको अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। तो जब हमें पता है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता है तो उसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं, देश का विभाजन हो जाता है। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बहुत तेजी के साथ हो रहा है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 36 हुए। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में टोटल 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है आज की डेट में, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलें, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। टोटल भारत के बॉर्डर पर टोटल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई, यानी बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। इतना सब होने के बावजूद हम क्या, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद, ठिकानेवाद। भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो करप्शन है जी। दूसरा सबसे बड़ा खतरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। न करप्शन पे चर्चा हो रही, ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे चर्चा हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप देखिए, हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब 2 गिलास पानी है हमारे पास, पीने वाले हमारे पास 2 कुर्सी है, बैठने वाले हमारे पास 20 है। हमारे पास 4 गिलास पानी है, पीने वाले हमारे पास 20 है। 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है। 200 जिलों का पानी लगभग 200 फीट नीचे चला गया है। वहां पे जहां पहले 50 फीट बोरिंग करने पे पानी मिलता था, 200 फीट बोरिंग करना पड़ रहा है। बट जितने प्रमुख शहर हैं उनका पानी खत्म हो चुका है। दिल्ली में कहां पानी है? नोएडा का पानी कितना नीचे चला गया, गुड़गांव का पानी 200 फीट नीचे पहुंच गया। पानी भी आ रहा है, वो पानी तो यहाँ बचा ही नहीं है। वो तो कहते हैं गंगा नहर का पानी आ रहा है, गंगा जल का, और उस गंगा जल का हम लोग गंगा नहर का पानी पीते हैं, जिसमें लोग किडनैप करने के बाद इंसान को भी मार के फेंकते हैं, जिसमें जानवरों को भी फेंका जाता है, जिसमें कुत्ते बिल्ली मरने के बाद उसमें फेंक दिए जाते हैं, जिसमें लैट्रिन बाथरूम भी फेंका जाता है। वो गंगा जल, वो जो गंगा नहर आ रहा है, गंगा नहर का पानी, वही वाला पानी हम लोग पी रहे हैं दिल्ली में। आपके गुड़गांव का ग्राउंड वाटर 200 फीट नीचे पहुंच गया, आपके फरीदाबाद का, आपका नोएडा का, आपके गाजियाबाद का, आपका सोनीपत का, आपका पानीपत का, आपके बागपत का पूरा पानी 200 फीट नीचे पहुंच चुका। ये तो आने वाले टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 300 फीट के बाद पानी मिलता ही नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट से मैंने बात करी थी, लास्ट विष्णु नामा जी हमारे आए थे, और उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी आने वाले वक्त में, और इसके लिए सरकार और जनता दोनों को ही अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। हमारा मुद्दा था बीजेपी और प्लस करप्शन, वो हम ये जो PIL वाली बातों पे भी आएंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि अभी हमने हाल ही की पॉलिटिक्स देखी, ठीक है, और सबसे ज्यादा अभी जो नाम ट्रेंड कर रहा है वो है कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। अब ये जो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो खत्म हो चुकी है या फिर CGI एक नया दाव साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने यूथ को कैप्चर किया है किसी तरीके से। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी है, अब कॉकरोच कैसे भारत जैसे समृद्ध देश पे, भारत जैसे बड़े देश पे कॉकरोच कैसे यहाँ रूल कर पाएगा? ये मुझे लगता है सब एक ड्रामा है, सोशल मीडिया का एक उबाल है, धरातल पे इसमें कुछ भी नहीं है। जहां तक आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का USP क्या है? मतलब मेन उनका क्या था कि ईमानदार है, राइट, यही था ना। जो व्यक्ति ईमानदार होगा और वो 3 बार मुख्यमंत्री बनेगा और एक भी बार विधानसभा का सत्र बुला के घटिया कानूनों को बदलने की मांग नहीं करेगा। केजरीवाल कहते हैं मैं ईमानदार हूं, और वो जब तक सत्ता में नहीं तब तक कहते थे कि भारत की पुलिस व्यवस्था घटिया है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, भारत की न्यायिक व्यवस्था घटिया है, भारत का कानून घटिया, ये कहते थे। और 3 बार मुख्यमंत्री हो गए। चलो एक बार उनके पास ये भी मैं बहाना है कि भाई दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, लेकिन दिल्ली हमेशा कहते थे। हाँ, लेकिन दिल्ली विधानसभा तो थी। दिल्ली में पूर्ण राज्य न होने का कानून नहीं बना सकते थे, लेकिन दिल्ली के विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास तो भेज सकते थे। आप मुझे बताइए, 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद दिल्ली में कितनी बार विधानसभा में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी के ऊपर चर्चा हुई और एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया। लेकिन वो तो कहते थे कि हमें LG काम नहीं करने देते। केजरीवाल कहते थे नहीं, विधानसभा का प्रस्ताव तो बुलाया जाता था, आए दिन गाली गलौज करते थे विधानसभा में। विशेष हर बार तो यही मीडिया में तो यही आता था ना कि कोई भी काम है हमें LG की
नहीं वो ये लेनी तो पड़ती वो है। कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा जी। हूं कि दिल्ली विधानसभा तो बुलाते थे, आए दिन विशेष सत्र बुला लेते थे। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पूरे देश में अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो केजरीवाल जी के कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा बुलाएगी। आए दिन 2 दिन का विशेष सत्र, 3 दिन का विशेष सत्र। मुझे बताइए कि अगर केजरीवाल ईमानदार है और चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला कानून है, केजरीवाल ने आज तक क्यों नहीं मांग किया कि हाँ ये कानून बनना चाहिए? उनके पास तो सांसद भी हैं, उनके पास विधायक हैं, और चलो 3 बार मुख्यमंत्री थे, चलो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में एक बार कानून बना के दिखाए वो। केजरीवाल अगर ड्रग विरोधी हैं, नशा विरोधी हैं, चलो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, पंजाब तो पूर्ण राज्य है। वो पंजाब में ड्रग स्मगलर्स को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना के दिखाएं। चलो वो कह रहे थे हम जातिवाद के खिलाफ हैं, भाषावाद के खिलाफ है, क्षेत्रवाद के खिलाफ है, अलगाववाद के खिलाफ है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं था, चलो उनके पास ज्यादा अधिकार नहीं था, हालांकि वहां भी प्रस्ताव पास कर सकते थे, लेकिन पंजाब में तो कानून बनाने का उनके पास अधिकार है। पंजाब में पिछले जब से सरकार चल रही, बताइए उन्होंने कौन सा कानून बना दिया? अलगाववाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, मजहबी उन्माद के खिलाफ। केजरीवाल ने तो वादा किया था पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है मैं रोकूंगा और सत्ता मिलते ही कानून बना दूंगा। बनाया क्या आज तक? केजरीवाल ने वादा किया था मैं ड्रग कारोबार रोक दूंगा, ये मुझे बताओ सत्ता मिल गई, इन्होंने कानून बनाया क्या? अरे केजरीवाल खुद थोड़ी कुछ कर सकते, भगवंत मान खुद थोड़ी कोई कर सकते। आपको अगर कुछ करना है तो आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, तब जाके बदलेगा। तो उन्होंने किया क्या? उनका ध्यान पहले से इन चीजों पर रहा होगा बेशक, क्योंकि आप लोग साथ में पहले से काम करते थे और मुहिम यही रही होगी कि देश बदलना है। जब आप लोग आरटीआई पे काम किया नहीं, करते हम थे। साथ में काम करते थे तब भी हमारा डिफरेंस था। मैं आपको फिर से यही मैं पूछना चाहती आपने हूँ बहुत कि अच्छा कैसे- सवाल किया, आज मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि जब वो लोकपाल वाला और लोकायुक्त वाला मैटर आया कि सेंटर में एक लोकपाल होगा, लोकायुक्त हो जाएगा और उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसे खूब बातें की जाती थी। तो मैं तो पीछे कहता था कि भाई बताओ भैया, लोकपाल बनाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? आपकी पुलिस व्यवस्था वही पुरानी वाली है, प्रशासनिक व्यवस्था वही पुरानी वाली है, एविडेंस सिस्टम वही पुराना वाला है, जुडिशियल सिस्टम वही पुराना वाला है। अरे वो लोकपाल वो क्या वो शक्तिमान है कि जाएगा और सीधे भ्रष्टाचारियों को पकड़ उठा के गोली मारेगा? लोकपाल भी जांच करवाएगा। जांच कौन करेगा? पुलिस। अब पुलिस वाला कानून कौन सा है? 1861 का पुलिस एक्ट। लोकपाल सजा कैसे देगा? एविडेंस एक्ट तो वही पुराना वाला है। लोकपाल सजा कैसे देगा? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून तो होता ही नहीं हमारे यहाँ, तो होता ही नहीं, हमारे उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो मैं तो उनसे पहले से कह रहा था कि भैया लोकपाल तब काम कर पाएगा जब एक यहाँ यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, पुलिस चार्टर लागू होगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, जुडिशियल चार्टर लागू होगा, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होगा, एक सिटीजन चार्टर होगा कि भाई झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना। भाई पुलिस तब सही जांच करेगी ना जब झूठी जांच करना एक सीरियस क्राइम हो। पुलिस वाले पैसे लेके झूठी जांच कर देते हैं और बाद में जो अपराधी होता है वो सबूत के अभाव में छूट जाता है। आज तक झूठी जांच करने पे कितने पुलिस वालों को सजा मिली बताइए आप? है कोई आंकड़ा नहीं? आप तो बहुत, आप पत्रकार रही हैं, आपने बड़े अखबारों में काम किया, एक भी बताइए कोई एग्जाम्पल जहां पुलिस ने झूठी जांच कर दिया हो पैसा लेके और जज ने बोला हो हाँ भाई इसकी जांच झूठी है, काम करो, इसके खिलाफ मुकदमा चलाओ। हुआ क्या? नहीं होता है। तो ये जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, मैं पहले से एक बार मैं आम जनता की भाषा में बता रहा हूं, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है जी। हम लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है। भैया डॉक्टर अच्छा है, लाख अच्छा डॉक्टर हो, जब तक आपका दवा, आपका इंजेक्शन, आपका कैप्सूल, आपका वैक्सीन, आपका सिरप वो नहीं अच्छा होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। अब केजरीवाल आ जाए या कोई भी आ जाए, अरे जब सिस्टम ठीक नहीं हो, लोकपाल बन गया, क्या फर्क पड़ा बताइए? रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या लोकपाल बनने के बाद? लोकपाल बनने के बाद लोकायुक्त, वो तो ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें तो मान लो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए हुई होगी, ऐसा ही यही मेरा उनका विरोध, हमारा यही विरोध था कि आप लोकपाल के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए स्वराज, ये सब टोपी पे लिखा रहता था। तो मैं अंदर से परेशान था कि ये किस तरीके से आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आ गया लोकपाल, आ गया जी। हुआ क्या? जनता का टैक्स का और खर्चा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब लोकपाल के लिए पूरा ऑफिस चाहिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए, ड्राइवर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजली का किराया चाहिए। उनका कुछ वो असर दिखा भी नहीं। मुझे बताइए कितने लोगों को लोकपाल ने सजा दिलवा दिया? हर राज्यों में लोकायुक्त तो हो चुका है, लोकायुक्त का ऑफिस बन गया है, रिटायर्ड जजों को लोकायुक्त का काम मिल गया है, ऐसे रिटायर्ड जजों को लोकपाल वाला काम मिल गया है, जो उसके रिटायर्ड जज उसके मेंबर बन गए। तो देश भर में 1500 लोगों को लोकपाल और लोकायुक्त के ऑफिस में नौकरी मिल गई है। ठीक है, उसके चक्कर में 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च होना शुरू हो चुका है, अब तक हो चुका है। भ्रष्टाचार कहां कम हुआ? भ्रष्टाचार इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। चीन में जिनपिंग वहां पे राष्ट्रपति रहे या XYZ, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता जी।
जापान में कोई भी प्रधानमंत्री रहे भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री रहे भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, इजराइल में कोई भी प्रधानमंत्री रहे वहां घुसपैठ नहीं हो सकती। आपके तो रूस में दिख रहा है कि कोई भी पार्टी हो करप्शन फेल या करप्शन को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामी है, ठीक है। लेकिन मैं जब आपकी लास्ट बात अरविंद केजरीवाल से कभी भी थी? मेरी तो बहुत दिन हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जब देहांत हुआ था जी, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए हम लोग गए थे जी। मुझे डेट याद नहीं आ रही है, सब लोग देख सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ जब देहांत हुआ उनके अंतिम हम लोग दर्शन के लिए गए थे, उसी में हमारी उनकी मुलाकात हुई, एक दूसरे को देखा, हमने एक दूसरे से हाल बातचीत किया, उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। और पार्टी छोड़ते वक्त? पार्टी छोड़ते वक्त भी कोई बात नहीं हुई। हमने उन्होंने जो है बोला हम तो निकाल रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। हमने कुछ बातें कही थी, न उन बातों का जवाब दिया, ना हमें नोटिस दिया कि हाँ भाई हम आपको निकालना चाहते हैं, बताओ कारण बताओ, नोटिस दी जाती है। मैं तो फाउंडर मेंबर था, कोई कारण बताओ, नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ऑल ऑफ सडन जो है उस समय बोला हम जी इनको बाहर कर देते हैं, बाहर हो गए। हमने उसको चैलेंज भी नहीं किया, हमें ऐसा नहीं, हम उसको चैलेंज तब करते जब मुझे वहाँ रहना होता, उनके साथ रहना होता, हमें रहना भी नहीं था। तो उन्होंने बिना किसी उसके नोटिस निकाल दिया, नोटिस भी न दिया, ना नोटिस का जवाब देना पड़ा। था हमने कहा ठीक है भैया तुम अपना काम करो, हम अपना सुप्रीम कोर्ट से काम करेंगे। तो इसके बाद आपका अन्ना हजारे से मिलना हुआ? अन्ना जी से उसके बाद मिलना हुआ। अन्ना जी से उसके बाद एक दो बार मेरे कार्यक्रम भी थे, पुणे में कार्यक्रम थे, तब भी मैं अन्ना जी के पास गया था। एक बार मेरा जहाँ उनका निवास है वहीं पे उसके आसपास कार्यक्रम था 30-40 किलोमीटर दूर पे, तब भी मैं गया था। एक बार मेरा शिरडी में कार्यक्रम था, तब भी मैं मिलने, मुझे लगता है कि उस आंदोलन के बाद 3-4 बार मैं अन्ना जी से मिला। तो उनका क्या कहना था, क्योंकि उन्होंने तो कुछ सोच के काम किया था और हो गया कुछ और, ठीक है। तो उनका उन्हें क्या लगता था? अन्ना जी क्या बाहर से भी ईमानदार हैं, अंदर से भी ईमानदार हैं, बड़े सीधे साधे इंसान हैं। और व्यक्ति जैसा होता है उसको पूरी दुनिया वैसे दिखाई पड़ती है। जैसे आपका चश्मा अगर काला है तो आपको पूरी दुनिया काली दिखाई पड़ेगी। अन्ना जी खुद ईमानदार हैं, खुद बहुत सरल स्वभाव के हैं, खुद बहुत सीधे साधे हैं, तो उनको वो विश्वास कर लेते हैं। और उस विश्वास का परिणाम सबको पता है कि क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे हुआ है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके 80% फाउंडर मेंबर्स ने जी पार्टी बनने के 5 साल में छोड़ दिया। बिल्कुल, अभी स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा सारे फाउंडर मेंबर। बट राघव चड्ढा को तो बहुत ट्रोल किया जा रहा है, लोग उन्हें मौका परस्त कह रहे हैं। देखिए, मेरे पास न इतना टाइम है देखने का कि किसकी यूएसपी बढ़ रही है, किसकी मार्केटिंग बढ़ रही है, किसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और किसको ट्रोल किया जा रहा है। मैं अपने काम में बिजी हूँ। मेरा मानना है कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, कोई गृह मंत्री हो जाए, कोई कानून मंत्री हो जाए जी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आपके पास नियम अच्छा होगा, कानून अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा। उसका उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। जी। चीन, जापान, सिंगापुर में मकान दुकान में भी चोरी नहीं होती है, और भारत में मकान दुकान तो छोड़िए, मंदिरों में चोरी हो जाती है। बिल्कुल। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में घरों में चोरी नहीं होती है। अब भारत में घर तो छोड़िए, यहाँ मंदिर में चोरी हो जाती है। क्यों? कभी आपने सुना कि हम ऑस्ट्रेलिया में या ब्राज़ील में या अमेरिका में या रूस में उनके किसी धार्मिक स्थान पर चोरी हुई हो? नहीं। और यहाँ इंडिया में क्या लूपहोल है? और यहाँ तो मूर्ति तक उठा ले जाते हैं। यहाँ दान पात्र छोड़िए, वहाँ चढ़ावा छोड़िए, यहाँ तो कई बार मूर्तियां चोरी हो जाती, मूर्ति चोरी हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम नहीं, हमने देश तभी सुरक्षित होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश न भारत में शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। शिक्षा वही मुगलों का मदरसा, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चल रहा है। कानून व्यवस्था वही जो पुरानी हमें अंग्रेज दे के गए थे, हमने उसको बदला ही नहीं भारत में। लेकिन क्यों बदला, क्यों नहीं गया? क्योंकि ये फायदेमंद है, इसे लूटने बांटने में मजा आता है। अगर आपका नियम कानून अच्छा हो जाएगा तो करप्शन कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा तो ये जो मालामाल वीकली चल रहा है, मालामाल वीकली बंद हो जाएगा। अभी तो कमांडली सिस्टम में जो लोग बैठे हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, सबका आपस में अभी तो ये है कि एक फायदेमंद धंधा है पॉलिटिक्स, ये कह सकती हैं कि 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। मैं तो बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो चुनाव लड़ने के पहले स्कूटर से चल रहे थे या टू व्हीलर से चल रहे थे। जैसे वो पार्षद हुए और प्रधान हुए, उनके पास बोलेरो आ गई, स्कॉर्पियो भी आ गई, फॉर्चूनर भी आ गई, बढ़िया बुलेट भी आ गई, रिवॉल्वर और राइफल का लाइसेंस भी ले लिया। इतना सब कुछ आ गया और पावर अलग से आ गया।
जबकि कि उन पे कोई सवाल नहीं कर सकता। और जबकि पार्षद प्रधान में कोई वेतन तो होता ही नहीं, इसके बावजूद इतना हो गया। बहुत सारे ऐसे सांसद विधायक हैं कि एक बार सांसद विधायक बने, इतने में ही होटलों के मालिक हो गए, फार्म हाउस के मालिक हो गए, दिल्ली में भी उनके कोठियां बन गई, नोएडा में भी उनके घर बन गए, एक ही बार में ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं। तो जब ये करप्शन खत्म होगा तो ये लूट मार बंद हो जाएगी ना जी। और भारत में तो करप्शन बाय डिजाइन है, करप्शन बाय डिजाइन। कैसे? हाँ, आप फ्लाइट में चलती हैं, आपको कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। नहीं। शताब्दी में कंबल मिलता है? नहीं। वंदे भारत में कंबल मिलता है क्या? नहीं। लेकिन राजधानी में कंबल मिलता है। अब इसमें कंबल में भी कुछ करप्शन? कंबल में भी बता रहा हूं क्या ये है करप्शन बाय डिजाइन जी। भाई। जैसे आपके वंदे भारत में, शताब्दी में या घरों में एसी का टेम्परेचर आपका 24-25 डिग्री रहता है, तो आराम से आप शर्ट पहन के बैठे रहते हैं, रात को सोते हैं, एक आध चादर ओढ़ लेते हैं, अपना काम हो जाता है जी। लेकिन नहीं, अब क्या किया जाएगा? राजधानी ट्रेन में या बाकी ट्रेनों के थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में सबसे पहले एसी का टेम्परेचर कर देंगे 16 डिग्री। बिल्कुल। फिर आपको लगेगी ठंड जी। उसके बाद आपको देंगे कंबल। अब कंबल क्यों दिया जाता है समझिए आप। चद्दर मिलता है 200 रुपए का, तो चद्दर का 20% कमीशन कितना हुआ? 40 रुपए। 40। कंबल मिलता है 2000 का, तो उसका 20% कमीशन हो गया 400। कंबल की धुलाई 10 रुपए है, उसका 20% कमीशन 2 रुपए हुआ जी। चद्दर की धुलाई जो है वो 50 रुपए है, उसका 20% कमीशन ज्यादा हो गया जी। तो केवल कमीशन चलता रहे चद्दर की खरीदने में, चद्दर की धुलाई में, इसीलिए टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा। बिजली की खपत बढ़ती है, लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर 16 डिग्री टेम्परेचर है। आप जैसे स्टेशन के बाहर आएंगे आपको एकाएक हीट मिलेगी 44 डिग्री और रात भर आपने जर्नी किया 16 डिग्री में। तो ये जो चल रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कंबल गंदा रहता है, बदबू आती रहती है। पता चला किसी को खुजली हुई है वो भी वही कंबल ओढ़ रहा है, किसी को और भी कोई बीमारी है वो भी कंबल ओढ़ रहा है, और कंबल हर बार तो धुलता नहीं, चद्दर तो फिर भी धुल जाता है, कंबल धुलता नहीं। अब वही इतनी समस्याएं हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। मैं हैरान हूं कि ये भी एक करप्शन का आइडिया हो सकता है। ऐसे भारत में करप्शन होता है। तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ जी बिल्कुल। जैसे सड़क बनेगी, बिल्कुल। तो पहले क्या करेंगे? सड़क बन जाएगी, बगल में नाली नहीं बनाएंगे जिससे कि अगली बरसात में पानी लगे, और ये पानी और ये जो डामर है ना, तारकोल, ये आपस में दुश्मन होते हैं। अच्छा। अगर सड़क तारकोल की सड़क है, डामर वाली सड़क है, उसमें पानी लगा तो टूटना ही टूटना है, सड़क उखड़ जाए, ताकि उखड़ जाए। हाँ, तो इसलिए सड़क बनाएंगे तो बगल में नाली नहीं बनाएंगे जिससे सड़क उखड़ जाए। तो अगली बार क्या होगा? सड़क रिपेयरिंग का भी टेंडर होगा, नाली बनाने का भी टेंडर होगा। अब सड़क बन गई, हाँ नाली बन गई, अब क्या करेंगे? फिर 1 साल के बाद वहां पे बिजली का तार डालने के लिए तोड़ा जाएगा सड़क। हाँ, ये अक्सर देखा गया है। फिर अगले साल वहां पे क्या बोलते हैं, डाटा केबल डालने के लिए तोड़ा जाएगा सड़क जी। अरे भैया पता नहीं है कि हमको सड़क पे हमको बिजली का तार भी चाहिए, सड़क पे हमको फिर सीवर लाइन डालने के लिए सड़क तोड़ी जाएगी। और हमको सवाल करते हैं कि ये सब पहले क्यों नहीं किया गया? अभी तो सड़क बनी, अभी तोड़ दी। मतलब इतने, ये जानबूझ के हो रहा है। ये इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। अमेरिका में, आपके जापान में, आपके सिंगापुर में सड़क बनती है, उसके साथ ही साथ नाली बन जाती है, उसके साथ ही साथ सीवर वाली पाइप चली जाती है, उसके साथ ही साथ डेटा केबल वाली केबल चली जाएगी, उसके साथ बिजली का पोल वोल गाड़ना है या अंडरग्राउंड ले जाना, वो सब एक साथ हो जाएगा। दोबारा वहां कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से 3-4 साल सड़क चलती है। यहां 5 साल में कम से कम 5 बार टेंडर होगा सड़क का। ये है करप्शन बाय डिजाइन, इसको कहते हैं करप्शन। और इसे तो रोकना भी मुश्किल है। करप्शन बाय डिजाइन आप जरा देखो ना कैसे है जी, कि भाई हर साल फिजिक्स में कोई नया इन्वेंशन तो होता नहीं, केमिस्ट्री में कोई नया इन्वेंशन तो होता नहीं, जूलॉजी में कोई होता नहीं, बॉटनी में कोई होता नहीं जी। लेकिन हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की फर्स्ट से लेके या तीसरी चौथी से लेके 12वीं तक की किताब हर साल बदल दी जाती है, और ज्यादा नहीं बदलती, एक पन्ना बदल देते हैं जी। जैसे एक पन्ना बदले तो क्या होगा, अब आपकी मजबूरी है कि आप दूसरी किताब खरीदो, क्योंकि पुरानी यूज नहीं करते। जबकि हम लोग पढ़ते थे तो आराम से 4-5 साल वो किताब चलती थी। बड़े भाई ने पढ़ लिया, फिर दूसरे वाले भाई ने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया, फिर हमारी छोटी बहन ने भी पढ़ लिया, 4-5 साल किताब चलती रहती। छोटे बच्चे तो कभी नई किताब खरीदते नहीं हाँ, खरीदते नहीं, बड़े भाई पहनते रहते थे। इन्वायरमेंट बचता था, पेड़ कम कटते थे। आज इन्वायरमेंट की बात हो रही है, सबसे ज्यादा पेड़ जानती हैं किससे कट रहा है? किताबों से कट रहा है। और किताबों से क्यों कट रहा है? क्योंकि ये जो किताब माफिया है, ये शिक्षा मंत्रालय के साथ, शिक्षा के अधिकारियों बाबुओं के साथ मिलके
हर साल सिलेबस में मात्र एक पन्ना दो पन्ना बदल देंगे, कोई एक नया चैप्टर जुड़वा देंगे, जिससे आप पुरानी वाली किताब खरीदो ना, आप नई किताब खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, और उसके बदले जो शिक्षा विभाग के बाबू हैं, नौकरशाह हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, किताब माफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है, किताब छापने वालों की बल्ले बल्ले हो रही है। आपका 50 रुपए वाली किताब आराम से आपको 500 रुपए 1000 रुपए में बेचा भी जा रहा है। जो किताब एनसीईआरटी की 50 में मिलती है, वही प्राइवेट वाले उसको जो है 1000 रुपए बेचते हैं, 800 में बेचते हैं। तो आपकी जेब भी कट रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा पेड़ कट रहा है। पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ये हो रहा है। अरे पेड़ लगेगा बाद में, पहले पेड़ तो बचाओ। पेड़ बचाना है तो सिलेबस फिक्स कर दो ना भैया। हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश का सिलेबस क्यों बदलना? क्या नया आविष्कार हो? हिंदी में ऐसा क्या आविष्कार हो जा रहा है कि हर साल उसकी किताब बदलेगी? इंग्लिश में ऐसा तो नहीं, पहले 26 अल्फाबेट थे, अब 30 अल्फाबेट हो गए, काम करो भाई, किताब बदलो। हम अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं कि भाई एक बार आपने सिलेबस करिकुलम सेट कर दिया, अगले 5 साल तक यही पढ़ाया जाएगा, फिर सिलेबस करिकुलम सेट किया, फिर 5 साल पढ़ाया जाएगा, तो तब हम ये फेलियर है हमारा। लेकिन ये कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। ये है करप्शन बाय डिजाइन। करप्शन बाय डिजाइन ये है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्लैट में, एनडीए में, जेई में, रेलवे में, एसएससी में पूछा नहीं जाएगा। और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाएगा। हाँ, ये तो बहुत मेजर डिफरेंस हर स्टूडेंट ने फील करा है। मैं कह रहा हूं कि आपका बच्चा उसके 12वीं में 10वीं में 99% भी आ जाए, उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 99% नंबर भी आ जाए, तो भी बिना वो कोचिंग की आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। उसके जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 99 नंबर भी आ जाए, बिना कोचिंग की उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होगा। इसी सवाल पे आने वाली उसका एनडीए में सिलेक्शन क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने शिक्षा मंत्रालय के, शिक्षा विभाग के बाबुओं के साथ और पेपर सेट करने वालों के साथ ऐसा नेक्सस बना लिया है कि जो कुछ पढ़ाया जाएगा 10वीं 12वीं में वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जो वहां पूछा जाएगा वो यहां पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप मजबूर होके पहले आप महंगी फीस दो, बच्चे को कॉन्वेंट और उसमें महंगी में पढ़ाओ, 10-10 हजार रुपए महीने फीस दो, और फिर आप कोचिंग में भी 3 लाख 4 लाख रुपए दो, तब जाके आपका बच्चा सफल होगा। अब ये करप्शन बाय डिजाइन है, लेकिन लोग समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए, एक बात मैं लास्ट मैं एक आपको और एग्जांपल दे देता हूं। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। चीन में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा, जनसंख्या भी हमारे बराबर। वहां पे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, 1 नेशन 1 करिकुलम है, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड है, 1 नेशन 1 सिलेबस है, राइट? हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे देश में पहले तो थी। हमारे देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। हमारे यहाँ राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे। हमारे यहाँ राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे। आज मंत्री के बेटे की अलग किताब, संतरी की बेटे की अलग किताब, कलेक्टर के बेटे की अलग किताब, हवलदार के बेटे की अलग किताब। क्यों भैया? अगर जब संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब सबका सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। अगर इस देश में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में स्कूल क्यों नहीं चल सकते? काहे लिए 32 एजुकेशन बोर्ड बना के बैठे हुए? सीबीएसई बोर्ड अलग, आईबी बोर्ड अलग, आईसीएसई बोर्ड अलग, उसके बाद फिर राज्यों के बोर्ड अलग। एक सबसे बड़ा लुटेरा बोर्ड तो आईबी बोर्ड आ गया। आईबी बोर्ड मतलब 1-1 लाख रुपए फीस, 1-1 लाख रुपए फीस। ऐसे लगता है सोना चांदी मिला के वो पिला रहा है, किताबों के साथ साथ पिला रहा है। और हालत ये हो गई है कि जो लोग आईबी बोर्ड में बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, वो दूसरा बच्चा नहीं करते। मैं मुंबई गया था, मेरा कार्यक्रम था, हमने भाई बोले कितने बच्चे हैं, तो किसी ने कहा 1 बच्चा, किसी ने कहा 2 बच्चा, किसी ने 1। हमने कहा बहुत बड़े बड़े लोग हो भाई, मालाबार हिल्स के लोग हैं यहाँ पे। हमने कहा बच्चे कैसे? अरे बोले क्या करूँ साहब, पढ़ाई नहीं पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमारी आईबी बोर्ड में पढ़ते हैं, 1-1 लाख रुपए फीस है। आप जरा सोचो, जिस देश में एजुकेशन सिस्टम मुफ्त में था, वहां आईबी बोर्ड आके 1 लाख रुपए फीस ले रहा है। जिस देश में स्वास्थ्य, हमारे देश में 3 चीजें मुफ्त में थी, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय। और हमारी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम, हमारी चिकित्सा व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम, हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम। पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में खुली, तक्षशिला में। दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी खुली भारत में, नालंदा में। दुनिया की तीसरी यूनिवर्सिटी खुली भारत में, भोजशाला में। ठीक है। आज उस भारत में शिक्षा का व्यापार, चिकित्सा का भी व्यापार, हॉस्पिटल की लूट, और उसके बाद जुडिशियल सिस्टम क्या चल रहा है कि आप देख लीजिए। मतलब आदमी को अपना घर खाली कराने में जितना किराया नहीं मिलता, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, वकील की फीस देनी पड़ती है, तब उसको अपना घर वापस मिल रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, ये करप्शन बाय डिजाइन है। अब कानून घटिया रहता है तो सबको फायदा होता है।
भाई कानून घटिया है तो हवलदार को भी फायदा, वो भी ले रहा है, वसूली कर रहा है। कानून घटिया है, थानेदार भी वसूली कर रहा है। कानून घटिया है इसलिए लेखपाल भी वसूली कर रहा है, पटवारी भी वसूली कर रहा है, क्या बोलते हैं, चौकीदार भी वसूली कर रहा है। कानून घटिया है इसलिए तहसीलदार भी वसूली कर रहा है। कानून घटिया है इसलिए जो है एसडीएम भी वसूली कर रहा है। मतलब करप्शन बाय डिजाइन। आपको बताऊं, लेखपाल पटवारी क्या करते हैं ना, ये खतौनी वगैरह बनाते हैं। खतौनी वसीयत, अच्छा, जमीन के कागज, हाँ विल, जमीन के कागज जी। ये जानबूझ के आपके नाम में मिस्टेक कर देंगे, नाम में। हाँ, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आप जाओगे, बोलेगी अरे नाम तो गड़बड़ हो गया जी, तो दोबारा एप्लीकेशन दोगे, अब आपको घुमाएगा, और जब तक वो आपसे 2-4 हजार रुपए नहीं लेगा दोबारा ठीक नहीं करेगा। मतलब नाम आपका स्वाति है ना, तो नाम आपका अश्वती कर देगा। नाम मतलब आप उसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। मान लो राम कुमार शर्मा है तो कुमार हटा देगा, रामचंद्र शर्मा कर देगा। रामचंद्र शर्मा है तो राम कुमार शर्मा कर देगा। पिता के नाम में कुछ गड़बड़ी कर देगा, या उस खतौनी के जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, नंबर है, खतौनी का नंबर, प्लॉट का नंबर, उस प्लॉट के नंबर में कुछ गड़बड़ी कर देगा। कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा जिससे कि आप पलट के दोबारा आओ और बताइए। ये एक रूटीन है, सबको पता है कि ये लेखपाल पटवारी जानबूझ के करते हैं। सबको पता है कि इतना बड़ा फ्रॉड ये तहसील पे जानबूझ के किया जाता है। आज तक खतौनी में गलत नाम चढ़ाने वाले को, जानबूझ के लोगों की, किसानों को, मजदूरों को परेशान करने वाले कितने लोगों को सजा हुई नहीं। किसान बेचारा तो आए दिन पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। नहीं, रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक किसी रिश्वतखोर को, किसी घूसखोर को, किसी कमीशनखोर को, किसी दलाल को आजीवन कारावास हुआ? किसी घूसखोर कमीशनखोर दलाल की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी घूसखोर कमीशनखोर दलाल की सिटीजनशिप खत्म हुई? नहीं हुई ना। भयबिन होए नपरी सठे साठेम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, ये सिद्धांत हमने अपनाया नहीं। तो हमारे पास इसके लिए कोई हार्ड कानून है नहीं। बिल्कुल नहीं है, और है तो उसका इंप्लीमेंट नहीं होता। देखिए दुर्भाग्य, देखिए ये जब भारत का संविधान बनाया गया था जी, तो उस समय ना गूगल था, ना आपकी ऑनलाइन चीजें आती थी, कोई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसा कुछ तो कोई सिस्टम था ही नहीं जी। इसके बावजूद हमारे पूर्वजों ने 10 देशों में यहां से लोगों को भेजा, और उसमें फ्लाइट भी नहीं थी, जहाज पे जाने आने में 1 महीने लग गया। लेकिन हमारे देश के, हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो 300 लोग थे, उसमें उन्होंने टीम बनाई, अलग अलग टीमों के लोगों को अलग अलग स्थानों पे भेजा, और 10 देशों से संविधान मंगाया, हार्ड कॉपी, और उसको पढ़ा गया, और 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया, इंक्लूड किया गया। हाँ, अफ्रीका से कुछ लिया, आयरलैंड से कुछ लिया, कनाडा से कुछ लिया, अमेरिका से कुछ लिया, फ्रांस से कुछ लिया, ऐसे अलग अलग देशों से लिया। हमारे देश में कानून बनाते हैं तब उन 10 देशों में ये नहीं देखते कि उन 10 देशों में क्या चल रहा है, देखते नहीं। उदाहरण के लिए हमने कानून बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट, लेकिन इस कानून में लिखा ही नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्या क्या है। करप्शन थ्रेट है, कन्वर्जन थ्रेट है, इन्फिल्ट्रेशन, कुछ लिखा ही नहीं इस कानून में। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी यूएपीए बना दिया जी, हमने इसमें लिखा ही नहीं कि क्या क्या अनलॉफुल है। मतलब ये है कि ये एक्ट है, लेकिन किसको इसके तहत सजा होगी ये किसी को नहीं पता। मैं आपको उदाहरण देता हूं जी। भारत में आतंकवाद से बड़ा खतरा है लव जिहाद जी। केरला स्टोरी। आतंकवाद से बड़ा खतरा कैसे? आतंकवाद से साल भर में मैक्सिमम 1000 हिंदू कम होते हैं जी। मतलब उसमें सेना के जवानों को भी शामिल कर लीजिए, बाकी और भी लोगों को जो मारे जाते हैं, सबको बम ब्लास्ट में, इसमें उसमें जिसमें भी है, साल भर में मैक्सिमम 1000 जी। पहले 1000 थे, अब तो बल्कि संख्या 500 हो चुकी है, राइट। मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे लेता हूं, ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना जी। पहलगाम में 26 लोगों को मारा था, 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रखा गया उसका नाम। इफेक्टिवली क्या हुआ कि आतंकवादी आए, उन्होंने 26 हिंदुओं को मारा, इसका मतलब 26 हिंदू कम हो गए, बस इतने तो हुआ। 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, केवल 26 व्यक्ति कम हुए, 26 पुरुष कम हुए जी। उसके बदले हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लगभग 25-26 हजार करोड़ के बम बारूद मिसाइल सब हमने यूज किए बदला लेने के लिए। करना भी चाहिए, ठीक है, वो करना चाहिए, हमें इसको बिल्कुल जवाब देने का ये तरीका है। लेकिन भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां हमारी गायब होती हैं, उसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख मिलती नहीं है, लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। अभी आपने नागपुर वाला लेटेस्ट वाला सुना ही होगा कि सेना के अधिकारी की पत्नी को लव जिहाद में ट्रैप कर लिया, उसको ड्रग एडिक्ट बना के कैसे करके। तो साल में 3.5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसका मतलब ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होते हैं,
लव जिहाद से प्रतिदिन 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। और इसका नुकसान कैसे? वहां केवल 26 आतंकवाद में 26 लोग कम होते हैं, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। लव जिहाद धर्मांतरण में 3.5 लाख बेटियां कम हुई, वो 3.5 लाख बेटियां एक्स हिंदू बनी तो अब उनकी पूरी वंश वेल चलेगी, उनकी जनरेशन चलेगी, उनके 4-4 5-5 बच्चे होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। इधर रहते तो यहां शादी विवाह होती तो यहां वंशबेल चलती, यहां वंशबेल चली नहीं, दूसरी तरफ चल गई तो क्या हुआ? डेमोग्राफिक इंबैलेंस हुआ। आतंकवाद से बड़ा खतरा है धर्मांतरण। मेरी पीआईएल चल। आप वकील हैं, आपके सामने कोई ऐसा केस आया लव जिहाद का? एक नहीं, बहुत सारा आया। बताइए आप कुछ जो आपको सबसे ज्यादा भयानक लगा हो। सबसे भयानक लगा कि भोपाल में एक लड़के ने 55 लड़कियों को लव जिहाद में ट्रैप किया। एक लड़के ने उसके मोबाइल में 55 लड़कियों के वीडियो थे। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस ने कहा एफआईआर करो, और 55 में से एक भी लड़की एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं हुई, एक के भी माता पिता एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन सबका एक ही कहना था कि देखिए हमारी जितनी बेइज्जती होनी हो चुकी है जी। हम तो फंस चुके हैं, हम तो ट्रैप हो चुके हैं। आप केवल इतना कराइए कि हमें एफआईआर नहीं करना, हमें मुकदमा नहीं लड़ना, हमें ये तारीख पे तारीख नहीं जाना, हमें कोर्ट में नहीं जाना है, हमें अपनी बेटी का घर बसा के हमें उसको कहीं शादी वादी कर देना है। आप केवल ये वीडियो डिलीट करवा दो बस। अब ये इतना काम हो जाए, बस वीडियो डिलीट हो जाए, इससे वो ब्लैकमेल करना छोड़ दे, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहा है जी। अब एक लड़का तो ऐसा था कि वो लड़की बेचारी भोपाल छोड़ के भाग गई इंदौर जी, और वो लव जिहादी उसके पीछे पीछे इंदौर तक पहुंच गया। इंदौर तक पहुंच गया। ये मैं पर्सनली जानता हूं इस केस को, राइट। मथुरा में एक लड़का था, ऑटो चलाता था जी। उसको कांटेक्ट मिला कि तुम्हें 50 लड़कियों को ट्रैप करना है। अच्छा, ये कांटेक्ट भी मिलते हैं? कांटेक्ट मिला। कहां से? ये है ऊपर सिस्टम है, पैसा आता है ऊपर से। अच्छा। हाँ, और उसने 23 लड़कियों को ट्रैप कर लिया। उसका काम था, वहां एक बालिका इंटर कॉलेज है मथुरा में जी। वो ऑटो से लड़कियों को सुबह छोड़ता था, शाम को लेता था। उसी में दोस्ती करते करते, वो कहते नहीं, लव करते 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 वो लड़कियों को तो पता लग रहा था तो लव हो रहा है, एक्चुअल में उसके पीछे जिहाद हो रहा था। और 23 लड़कियों से उसने संबंध बना लिए और उसको टारगेट मिला था कि जितनी लड़की से तुम ट्रैप करोगे तुम्हें 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। यूपी का छांगुर गैंग पकड़ा गया। छांगुर गैंग का तो टारगेट था कि अग्रवाल जैन माहेश्वरी मारवाड़ी की बेटी है, ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी है, यानी सवर्णों की बेटी है तो 15 लाख रुपए मिलेगा। ओबीसी, यादव, पटेल, पाटीदार, जो हमारा पिछड़ा समाज है उसकी बेटी होगी तो 10 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, इसमें भी ये कास्ट सिस्टम चलाते हैं। अगर वो दलित की बेटी है, पासवान की, जाटव की ऐसी बेटी है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। छांगुर गैंग पकड़ा गया, अभी जेल में चल रहा है। एक बरेली गैंग पकड़ा गया, उसका भी यही रेट चल रहा था। एक आगरा गैंग पकड़ा गया, उसके तो विदेशों से फंडिंग आ रही थी, 9 देशों से फंडिंग आ रही थी, वो गैंग अभी पकड़ा गया। तो पूरे देश में ये चल रहा है। अब कानून कैसा घटिया आप समझिए। और यही मैं पूछने वाली थी कि इसमें सजा क्या है जब अपराध सिद्ध हो जाए तो। लव जिहाद पूरे देश की समस्या है जी। हमारे पूरे देश में चलता क्या है, ये बीएनएस, और इसमें लव जिहाद के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। लव जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है। लॉफुल एक्टिविटी तो नहीं है, अनलॉफुल है। भाई अपनी पहचान छुपा के धोखा दे के किसी के साथ फ्रेंडशिप करके धोखा देना है तो अनलॉफुल है जी। उसके लिए हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है। इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धोखा दे के, पहचान छुपा के, नाम बदल के किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके साथ धोखा देना अनलॉफुल एक्टिविटी है। बीएनएस में सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। चोरी, लूट, डकैती, झपटमारी तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन लव जिहाद को हमने सेक्शन 111 में डाला नहीं कि हाँ ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। लव जिहाद मैंने कहा ना आतंकवाद से बड़ा खतरा है। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं है इसे। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मानते। जो नहीं मानते वो नहीं मानते। उनको पैसा आ रहा है उसको डिनाई करने के लिए तो नहीं मानेंगे ना, उनको तो पैसा आ रहा है इसी बात के लिए। लव जिहाद धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। लियाकत अली कहते थे और जिन्ना भी कहते थे, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये लव जिहाद उसी का एक पार्ट है, ठीक है। लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये लियाकत अली का नारा था, जो जिन्ना भी इसको बार बार दोहराता था। ये उसी का एक पार्ट है लव जिहाद। दुर्भाग्य देखिए, हमने लव जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमने लव जिहाद की भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन हमने इसमें लिखा ही नहीं कि अगर कोई धोखा देगा, पहचान छुपाएगा, नाम बदल के अगर किसी बहन बेटी के साथ की इज्जत साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। हमने इसमें ये भी नहीं किया। हमने जुडिशियल सिस्टम को ठीक नहीं किया।
ना हर जिले में हमने कोई एक कोर्ट बनाई कि भाई लफ्ज जिहाद धर्मांतरण का मामला आएगा तो साल भर के अंदर सजा हो जाएगी, वो भी नहीं किया। तो आप इस पर भी कोई पीआईएल ला रहे हैं? मेरी धर्मांतरण के ऊपर पीआईएल है, मेरी लफ्ज जिहाद के ऊपर पीआईएल है, मेरी घुसपैठ के ऊपर पीआईएल है, मेरी ड्रग के ऊपर पीआईएल है। और इस पे चल क्या रहा है अभी फिलहाल? अभी सरकारों का जवाब आना बाकी है, कोर्ट का भी। जब मेरा ये कहना है कि जो समस्या पूरे देश में होना, उसके लिए कानून राज्य में नहीं बनना, विधानसभा में नहीं बनना, संसद में बनना चाहिए। संसद में बनना चाहिए। जैसे लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है जी, तो उसका कानून संसद में बनना चाहिए, न कि विधानसभा में। प्रॉब्लम क्या होती है, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ है, जी, ठीक है, और हरियाणा में भी एंटी कन्वर्जन लॉ है। अब जिसको धर्मांतरण करना है तो वो नोएडा में धर्मांतरण नहीं करेगा सेक्टर 15 में, वो सड़क क्रॉस करके मयूर विहार पहुंच जाएगा। जिसको गुड़गांव में धर्मांतरण करना है वो गुड़गांव में क्या करेगा, कापासेड़ा बॉर्डर से अंदर आ जाएगा महिपालपुर की तरफ, वहां आके धर्मांतरण कराएगा। बिल्कुल। और हमारे देश में धर्म बदलना बहुत आसान है, शायद ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कि लोग शादी के लिए भी धर्म बदल लेते हैं। मतलब इस दुर्भाग्य देखिए, इस देश में जाति नहीं बदल सकते। जाति इंसान के द्वारा शुरू की गई, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन धर्म आराम से बदल सकते हैं। हाँ, अपने फायदे के लिए, किसी को 2 वाइफ रखनी है, हाँ, अपनी 2 वाइफ रखनी है, चंदा लेना है, ये करना है, वो करना है, खूब कर सकते हैं। ये जो चल रहा है ये घटिया कानूनों की वजह से चल रहा है। मतलब लेटेस्ट अभी मैंने एक पीएल फाइल किया टैक्स के ऊपर, कैसे इसका मिसयूज हो रहा है। अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, अग्रवाल, मतलब ओबीसी हैं, दलित हैं जी, आप महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं, तब तक तो टैक्स में छूट है। 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप आदिवासी हैं तो आप महीने में 1 करोड़ कमाइए, 10 करोड़ कमाइए, 20 करोड़ कमाइए, 100 करोड़ कमाइए, आप एमएलए हैं, एमपी हैं, जज हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपको टैक्स नहीं देना। मतलब सिर्फ आपको ये जो एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, ये आपको टैक्स में भी एक छूट है। टैक्स में भी छूट है। इस देश में चर्चा नहीं होती है जी, केवल रिजर्वेशन में तो जो है ही है, बाकी इतने जो फायदे दिए जा रहे हैं तो दिए जा रहे हैं। मतलब अरबपति खरबपति है, लेकिन अगर वो ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, तो टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। आपने ऐसा कोई केस देखा कि बहुत रिच ट्राइबल है और 1 भी रुपया नहीं दे रहे टैक्स का? मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाँ, मेरी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उसमें नॉर्थ ईस्ट के मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों की नेटवर्थ इलेक्शन कमीशन में देते हैं ना लोग चुनाव लड़ने के पहले, वहां से डेटा निकाल के दिया है जी। कुछ एक नेता हैं जो 400 करोड़ के मालिक हैं, 350 करोड़ के मालिक हैं, 450 करोड़ के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा पे उनकी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जो उनका टैक्स 0 है। अच्छा, अगर पूरे देश में होता फिर भी समझ में आ रहा है जी, लेकिन ये भी केवल नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल, मतलब यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के ट्राइबल हैं तो 1 लाख रुपए कमाएंगे, 1 लाख ज्यादा कमाएंगे महीने में तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उन 7 राज्यों के, मणिपुर के, मेघालय के, मिजोरम के, नागालैंड के, असम के, वहां के हैं तो नहीं देना पड़ेगा। मतलब ट्राइबल में भी फर्क, ट्राइबल में भी फर्क है, बाकियों में भी फर्क है। अरे भैया, भारत का संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि आप टैक्स में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ टैक्स में हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि वो केवल टैक्स में बेनिफिट देने के लिए ट्राइबल बने हुए हैं, एक्चुअली वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और वो सिर्फ इसी चीज के लिए ट्राइब्स कि हाँ, वो ट्राइब वाला अपना छोड़ नहीं रहे, कागजों पे वो शेड्यूल ट्राइब बने हुए हैं, आदिवासी बने हुए हैं, एक्चुअली वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वो ना वो ट्राइब कल्चर फॉलो करते हैं, ना ट्राइब फेस्टिवल मनाते हैं, ना ट्राइबल्स की तरीके रहते हैं। उनके पास होटलें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम है, ऑटोमोबाइल के शोरूम है, 2 व्हीलर के शोरूम है, 4 व्हीलर के शोरूम है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, टैक्स 0, बिजनेस क्लास में चलते हैं, और हर साल उनके बच्चे जो है विदेशों में घूमते हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जज हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। तो इस चीज की कोई पड़ताल नहीं की, और टैक्स जीरो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और जो पुराना वाला 1961-62 वाला एक्ट था, उसमें समझ में आ रहा था, छूट दी हुई थी। 2025 में जो इनकम टैक्स एक्ट नया वाला बना, उसमें भी उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। ये टैक्स सिस्टम की ही खामी है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि हम इंडिया छोड़ना चाहते हैं, हम दुबई वगैरह दूसरी कंट्री शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि हमें टैक्स का इतना पैसा भरना पड़ रहा है। आम आदमी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये घटिया टैक्स सिस्टम चल क्यों रहा है। अगर आपने कमाई पे टैक्स ले लिया, इनकम टैक्स, तो खर्च करने पे टैक्स क्यों, जीएसटी क्यों? और जब आप अगर खर्च करने पे टैक्स ले रहे हैं जीएसटी, तो फिर कमाई पे टैक्स क्यों?
आपने गाड़ी खरीदते समय सड़क बनवाने के लिए रोड टैक्स ले लिया, तो फिर टोल टैक्स क्यों? सड़क उससे बननी चाहिए। और जब सड़क बनवाने के लिए टोल टैक्स लेना है तो गाड़ी खरीदते समय फिर रोड टैक्स क्यों? ये तो डबल मार हो गई ना, कि पहले कमाई पे भी खर्चा लो, फिर खर्च करने पे भी टैक्स लो, कमाई पे भी टैक्स लो, खर्च करने पे भी टैक्स लो, गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स लो और फिर सड़क पे चलाने के फिर से टोल टैक्स लो जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ना इनकम टैक्स की जरूरत है, ना टोल टैक्स की जरूरत है, ना रोड टैक्स की जरूरत है, ना वैट की जरूरत है, ना जीएसटी की जरूरत है, ना टीडीएस की जरूरत है। सारे टैक्स की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकार ये सारे टैक्स खत्म कर दे। केवल जो विदेशों से सामान आता है जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कस्टम लगता है, वो कस्टम रखे बस। भारत के अंदर जितने टैक्स हैं सारे टैक्स खत्म कर दे। तो उस कस्टम से देश चल जाएगा? नहीं नहीं, उससे नहीं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दे और 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ले दे। कहने का मतलब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग ऐसे हैं जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। इसका मतलब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कैश आजकल बहुत लोग रखते नहीं। अरे ऑटो वाले, रिक्शा वाले, पान वाले, गुमटी वाले सब लेने लग गए अब तो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 144 कोड आधार बना हुआ है, आधार बेस्ड आप पेमेंट सिस्टम शुरू कर दो तो आराम से आदमी करता रहेगा। केवल सरकार 2% बीटीटी लगा दे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जी, कि भाई 1000 रुपए तक आपने लेन देन किया तो आपको ऊपर कोई टैक्स नहीं, 1000 से ऊपर आप करोगे तो 2% आपको एक्स्ट्रा देना है। कहने का मतलब कि अगर आपने 1000 रुपए का 10,000 का सामान खरीदा तो आपको 10,200 देना है। आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो 1,02,000 देना है। इतना ही करना है। सरकार की तिजोरी भर जाएगी, राज्यों के कर्जा खत्म हो जाएगा। इतना जो हमने पूरा तामझाम रखा हुआ है वसूली करने के लिए, इनकम टैक्स विभाग, जीएसटी विभाग, टोल टैक्स विभाग, रोड टैक्स विभाग, वैट विभाग, ये टीडीएस विभाग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये सारे जो डिपार्टमेंट है नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, इनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता। ये तो केवल पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं ऐसे ही पैसा आ जाएगा, कुछ जरूरत ही नहीं है, सरकार के पास बैठे बैठे पैसा आता रहेगा, बीच का लीकेज बंद हो जाएगा, इस सिस्टम से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हुआ, हवाला कारोबार खत्म हुआ, ब्लैक मनी खत्म हो गई तो आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद कम हो जाएगा। क्योंकि देश में जितने भी अराजकता फैलाई जाती है, सबकी फंडिंग या तो काला धन से होती है, तो हवाला से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ड्रग कारोबार बंद हो जाएगा अगर हमने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया और 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दिया, जिस 2% बीटीटी, ड्रग कारोबार खत्म हो जाएगा। क्योंकि ड्रग कारोबार भी सारा कैश में ही होता है, तो हवाला के जरिए होता है। देश सुरक्षित हो जाएगा अगर इस हम घटिया टैक्स सिस्टम को बदल के भारत में बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दें। आपकी इस पीआईएल पे सुनवाई कब है? इस पे मेरे समझ से अगस्त में फिर से सुनवाई इसके ऊपर है। अगस्त में फिर से सुनवाई है। हाँ। सर, अभी हम आपके पीआईएल वाली बातों पे आते हैं और सबसे पहले मेरी आम पब्लिक के लिए मैं आप चाहूंगी कि आप सिर्फ एक सेंटेंस में इजीली पीआईएल का लोगों को मतलब समझाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसमें केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल होती है। अगर कोई विषय केवल एक राज्य तक लिमिटेड है, एक राज्य में वो समस्या है और उससे पूरा ज्यादा काफी लोग उससे परेशान हैं, तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके एक पीआईएल फाइल कर सकता है। कोई ऐसी समस्या है जिससे पूरे देश के लोग परेशान हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हो सकती है। जैसे मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया, मिस्यार चैलेंज किया, तहर्रुस चैलेंज किया, ये पूरे देश की समस्याएं थी। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमने पीआईएल फाइल किया, 1 नेशन 1 टैक्स फाइल किया हमने, पुलिस, ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, इसको बदलने के लिए पीआईएल फाइल की। इससे पूरे देश की समस्या थी, तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट में किया। तो जो देश की समस्या होती है पूरे, वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पीआईएल मतलब जनहित याचिका हिंदी में। जी, ठीक है। और अगर किसी स्टेट से रिलेटेड हो तो आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जाइए, ऐसा है जी। तो सर, आप चूज कैसे करते हैं, मुद्दे कैसे चुनते हैं कि मुझे इस मुद्दे पे लगानी है या इस मुद्दे पे लगानी है? देखिए, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, ठीक है। हर सैटरडे संडे मैं 2-3 जिलों में रहता हूँ हमेशा। अभी पूरी गर्मी की छुट्टियां मेरी बाहर ही चल रही हैं। अभी कौन सा स्टेट? अभी महाराष्ट्र। अभी इस हफ्ते में मालवा क्षेत्र में था, इसमें मध्य प्रदेश में बड़वानी, खरगोन, इंदौर था जी। इस जिले, इस मतलब कमिंग वीक में मैं जलगांव, नासिक और पंढरपुर रहूंगा। तो ये ऐसे मेरा हर सप्ताह चलता रहता है। तो कार्यक्रम 2 घंटे का होता है, लेकिन मैं चूंकि वहाँ दिन भर रहता हूँ तो वहाँ पे 1 to 1 ऐसे बहुत सारे ग्रुप के साथ मिलता हूँ, वकीलों के साथ मिलता हूँ, कई बार किसानों के साथ मिलता हूँ,
कई बार वहाँ के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ बात करता हूँ, उनसे बात करके समझने की कोशिश करता हूँ उनके क्या चल रहा है वहाँ पे। फिर वो जो समस्या आती है, अब पूरे देश में जाके हाई कोर्ट में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं वहीं के लोगों को गाइड कर देता हूँ कि आप उस हाई कोर्ट में जाइए, ये एडवोकेट है, वहीं मिलकर बात करके अपना काम कर लीजिए। अगर वो समस्या ऐसी लगती है कि यार भी ये समस्या महाराष्ट्र की भी है, हरियाणा की भी है, गुजरात की है, तो फिर मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में ले आता हूँ। ये तरीका रहता है। इंसान की एक लिमिट होती है, तो मैं सारी पीएल तो नहीं कर सकता, मैं पीएल के जरिए पूरे देश की समस्या ठीक नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मानना है कि भारत की 20% समस्याओं का समाधान पीआईएल के जरिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से किया जा सकता है, लेकिन 80% समस्याओं का समाधान तो आपको संसद और विधानसभा से ही करना पड़ेगा। समस्याएं ठीक हो सकती हैं, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। लोग केवल दल गुलामी छोड़ दें, पार्टियों की गुलामी छोड़ दें, अपना बुद्धि विवेक लगाना शुरू करें। सुबह से लेकर शाम तक नेताओं की जय जयकार करने की बजाय समाज में क्या हो रहा है, ये समस्या कैसे ठीक होगी, इसके ऊपर चिंतन करना। छोटे-छोटे नेताओं के साथ फोटो डाल के भी बड़े खुश होते हैं। वो पार्षद के साथ, प्रधान के साथ, वो कुल मिला के हमने कहा ना, अच्छा उनको तो बढ़िया चाहिए, उनको 4 आदमी चाहिए ऐसे बतौलेबाजी करने के लिए, लच्छेदार अपना फेंकने के लिए, और आम जनता उनके साथ घूमती रहती है। चलो आम जनता समझते, इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, खासतौर पर अध्यापक, अधिवक्ता, चिकित्सक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आईएएस, आईपीएस, अगर ये थोड़ा सा दल गुलामी छोड़ दें, पार्टियों की गुलामी छोड़ दें और सही चीज को अडॉप्ट करना शुरू करें, सही चीज को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करें, सांसदों को समझा के, विधायकों को समझा के, पीआईएल फाइल करवा के, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं तो कह रहा हूं केवल 10% भारतीय दल गुलामी छोड़ दें, पार्टियों की गुलामी छोड़ दें, नेताओं की जय जयकार छोड़ दें, केवल 10% भारतीय वास्तव में इंसान बन के, भारतीय बन के, भारत की समस्याओं की रूट का एनालिसिस करें और उसका सलूशन के बारे में सोचे, रास्ता निकल आएगा। आपने ये जो समस्याओं के बारे में बताया, सबसे बड़ी एक समस्या घुसपैठ भी है, और ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप पूरा इंडिया घूमते हैं। मैं भी पर्सनली बहुत घूमती हूँ, और नॉर्थ ईस्ट साइड में मेरा ननियाल है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर एक जो तीस्ता नदी बहती है, तो नीचे की साइड आप जब देखोगे तो इतना खतरनाक उसका कोस्टल एरिया है, उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक ऊपर तक आती है, लेकिन उस कोस्टल एरिया पे लोग बसे हुए हैं। फिर हमने पूछा ड्राइवर से कि ये लोग कौन है, तो बोले कि ये लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या है, और ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्होंने यहाँ मिनी पाकिस्तान बना दिया। इतनी खतरनाक समस्या है। आपने भी मुहिम छेड़ी है वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने की, और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि भारत के अंदर इतनी ईजिली घुसपैठ होती कैसे है? मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था घुसपैठ के ऊपर, और उस समय मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे, और उस समय मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। अब तो लगभग 9 साल बीत चुका है जी। अब तो संख्या और बढ़ चुकी है। जो घुसपैठिए आ चुके हैं उनके खुद के उनके 12 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे उनके हो रहे हैं जी। तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। घुसपैठ का सबसे बड़ा कारण ये है कि बॉर्डर पे ना हमने चीन जैसी दीवार बनाई, और ना हमने ठीक से जो है ग्रिल किया, ना फेंसिंग किया। घुसपैठ का दूसरा बड़ा कारण यह है कि 2012 में हमारी सरकार ने कांग्रेस की बांग्लादेश की सरकार के साथ नॉन लीथल ट्रीटी किया। नॉन लीथल ट्रीटी क्या था इसमें? नॉन लीथल ट्रीटी का मतलब कि अब हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं बॉर्डर पे जी, वो देखते ही गोली नहीं मारेंगे। अब वो केवल हवाई फायरिंग करेंगे और रबर का छर्रा मारेंगे, रबर की बुलेट मारेंगे, आंसू गैस का गोला चलाएंगे, लेकिन गोली नहीं मारेंगे। तो जिससे वो डरते थे घुसपैठिए जी, वो हमने बंद कर दिया। हमने अपने बीएसएफ के जवानों का हाथ पैर बांध दिया, उनको लाठी पकड़ा दिया, बस तुम लाठी ठन ठन करते रहो, ठक ठक करते रहो, बंदूक ऐसे दिखाते रहो, लेकिन गोली नहीं मारना। ये हुआ है देश में दुर्भाग्यवश। नॉन लीथल ट्रीटी के ऊपर देश में चर्चा ही नहीं होती है। ये हमारे देश के सरकार ने किया है 2012 में। घुसपैठ का डायरेक्ट एंट्री दे दी उन्हें। डायरेक्ट एंट्री दे दिया। बॉर्डर खुला हुआ है, बीएसएफ वाला गोली मार नहीं सकता, और देख के जा रहा है वो, और वो इतनी संख्या में आते हैं कि उनसे कौन लड़ेगा। बेचारा हर एक किलोमीटर पे एक होते हैं, और वो जहां से घुसते हैं वहीं से 20-30 घुसते हैं। तो क्या करेगा बीएसएफ भी तो आदमी, वो भी तो जवानी है ना अपने। अब उसके पास जो बंदूक थी जिसको यूज करता वो आपने रोक दिया। घुसपैठ का जो तीसरा बड़ा कारण यह है कि हमारा कानून 1946 वाला महाघटिया था। हमने फॉरेनर एक्ट अपना बदला ही नहीं जी। क्या कहते हैं वो? और वो फॉरेन एक्ट इतना सड़ा हुआ था कि किसी न घुसपैठियों को कोई सजा मिलेगी, ना घुसपैठियों के मददगारों को कोई सजा मिलेगी, कुछ होगा ही नहीं। ये तो अभी 2025 में बदला गया जो घुसपैठ वाला कानून है, नहीं तो अभी तक वही चलता आ रहा था। तीसरा एक हमने बड़ा कारण बनाया, हमने आधार एक्ट बनाया। तो हमने आधार एक्ट में ये लिख दिया कि आधार भारतीयों का ही नहीं बनेगा बल्कि विदेशियों का भी बनेगा।
और विदेशियों का कैसे बनेगा? कोई भी विदेशी जो भारत में 6 महीने रह लेगा जी। और उसको अगर पार्षद लिख के दे दे अपने लेटर हेड पे कि हाँ ये 6 महीने से रह रहा है, या प्रधान लेटर हेड पे लिख के दे दे, या कोई गजटेड ऑफिसर लेटर हेड पे लिख के दे दे कि हाँ भाई ये 6 महीने से रह रहा है, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हाँ हमारे देश में, हमारे यहाँ 6 महीने से रह रहा है, तो उसका आधार बन जाएगा। और जैसे ही आधार बनता है जी। उसके बाद तो पूरी चेन शुरू हो जाती है। तो घुसपैठ का एक बड़ा कारण घूसखोरी भी है। घुसपैठिए क्या करते हैं, 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे, आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका आधार बन जाता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए देते हैं, वहां से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। फिर जो है अपने तहसील के दलाल को 2000 रुपए देते हैं, वहां से राशन कार्ड बनवा लेते हैं। और जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं आराम से। जब वोटर बन गए फिर तो बल्ले बल्ले सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनके पीछे आ रही हैं। भाई अगर मेरे घर में 4 वोट है और आपके घर में 44 वोट है, तो पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता, उसको पार्षद बनना या प्रधान बनना या विधायक बनना या सांसद बनना, वो मेरे घर में क्यों आएगा? मेरे घर में तो 4 ही वोट है। आपके घर जाएगा, आपके घर में 44 वोट है। तो घुसपैठियों के नंबर्स भी बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। उनके एक एक घर में जो है 18-18 वोट, एक घर में 12-12 वोट होती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फायदा हो गया, अच्छा हुआ। तो ये एक बड़ा कारण है घुसपैठ का। और दूसरा, हमने घुसपैठ के खिलाफ चीन, इजराइल जैसा कानून नहीं बनाया। क्या कहते इजराइल में घुसपैठ करने की सजा आजीवन कारावास है, लेकिन घुसपैठियों की मदद करने की सजा फांसी है। हमारे देश में न घुसपैठ करने की सजा आजीवन कारावास है, न घुसपैठियों की मदद करने वालों की सजा आजीवन कारावास। मदद करने वालों को तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा। अभी तो क्या कर रहे हैं, घुसपैठियों को पकड़ते हैं और पकड़ते हैं तो उनके झुग्गी पे बुलडोजर चला देते हैं, या घुसपैठियों को पकड़ देते हैं तो 2-4 उनको बाहर भेज देते हैं। आज तक हमने किसी घुसपैठियों को पकड़ के उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछा कि तुझे अंदर लाया कौन, तेरा राशन कार्ड किसने बनाया, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, तेरा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, तेरा वोटर आईडी किसने बनाया, तुझे किसने शेल्टर दिया। हमने कुछ पूछा ही नहीं। तो जब नहीं पूछा तो लोग बेखौफ होकर घुसपैठियों के लिए काम करते रहते हैं। मदरसा घुसपैठियों का शेल्टर है, मदरसे पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि किसी आप घुसपैठियों को पकड़िए, अगर उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए तो कम से कम एक नाम तो पक्का बताएगा कि फला मदरसे के मौलवी साहब ने हमारी मदद किया। करते हैं सरकारी कर्मचारी 2-2 हज़ार रुपए घूस लेके उनकी मदद करते रहते। तो घुसपैठ तब बंद होगी जब कठोर कानून के साथ साथ घूसखोरी बंद होगी, भ्रष्टाचार बंद होगा, करप्शन बंद होगा। और वो तभी होगा जब हम इस बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ेंगे ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन और एक चैप्टर जोड़ेंगे ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ तब रुकेगी जब हम घुसपैठ को और करप्शन को और इन्फिल्ट्रेशन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करेंगे, जिससे पुलिस एनएसए लगाए। घुसपैठ तब रुकेगी जब हम करप्शन को और इन्फिल्ट्रेशन को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करें, जिससे उनके खिलाफ यूएपीए लगना शुरू हो। घुसपैठ तब रुकेगी जब हम करप्शन को, इन्फिल्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करें, वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें। घुसपैठ करने वालों को और करप्शन करने वालों की सिटीजनशिप खत्म करें। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों का हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू करें। तो इसमें हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए घुसपैठी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, आना अभी भी नहीं बंद हुआ है। एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास तो 22 करोड़ रुपए मिले। 22 करोड़। 22 करोड़। अगर आप सोचिए, कहां से? बता तो रहा हूं जी। ये जो पैसा मिला वो घुसपैठियों को अंदर लेने का था और गाय को बाहर भेजने का था। गाय को बाहर भेजने का, ओके। तो स्मगलिंग, काउ स्मगलिंग। तो एक गाय भेजने का 500 रुपए लेते हैं और एक घुसपैठी को अंदर लेने का 2000 रुपए लेते हैं। अब आप सोचिए 22 करोड़ में अगर आप सोचिए कि अगर उसने 2000 रुपए पर हेड लिया तो 1,10,000 घुसपैठियों को उसने अंदर करा दिया। तो क्यों? क्योंकि चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है, उनको फांसी दे दी जाती है। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का कोयला 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ कोयला घोटाला हो गया। न किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। जिन देशों ने राम नीति अपनाई, भय बिन होय न प्रीत, कृष्ण नीति अपनाई, सठे साठ्यम समाचरित, चाणक्य नीति अपनाई, लोहा लोहे को काटता है, परशुराम नीति अपनाई, मानव को मानवाधिकार और दानों को कठोर दंड, वहां घुसपैठ नहीं होती है। चीन में घुसपैठ नहीं होती है, सिंगापुर में घुसपैठ नहीं होती है, रूस में घुसपैठ नहीं होती है, अमेरिका में भी बहुत कम घुसपैठ होती है, जापान में भी बहुत कम घुसपैठ होती है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ है। तो आपकी जो PIL है वो कुछ असर कर रही है इस पे?
असर ये कर रही है कि अब घुसपैठ एक मुद्दा बन गया, नहीं तो पहले जी। घुसपैठ मुद्दा नहीं था। अब घुसपैठ हर चुनाव में मुद्दा बन जाता है, लेकिन अभी घुसपैठ रोकने के लिए जो जो काम करना चाहिए वो भी हुआ नहीं। मैं तो कहता हूं कि अब समय आ चुका है कि चीन की दीवार की जैसी एक भारत की दीवार बनाई जाए। जी। सरकार के पास पैसे नहीं है तो सरकार 1% सेस ले ले। हमारे पास इतने मजदूर, हमारे पास इतने मिस्त्री हैं, इतने लेबर हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड, हमारे पास यूपी, मतलब जबरदस्त लेबर है, जबरदस्त मिस्त्री। मैं कह रहा हूं सारे काम 1 साल के लिए छोड़ दो। जी। 1 साल के लिए हाईवे बंद करना पड़े तो बंद कर दीजिए, एक्सप्रेसवे बंद करना पड़े तो बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए नए रेलवे लाइन बिछाना बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए नए एयरपोर्ट बनाना बंद, क्योंकि बहुत हो चुका है। पिछले 10-12 साल में इतना एयरपोर्ट बना है, इतना हाईवे बना, इतना एक्सप्रेसवे बना है, इतने रेलवे लाइन बिछी है कि अगर 1 साल बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे ठेकेदार को, सारे मिस्त्री, सारे मजदूर, सारे आर्किटेक्ट, सबको वहीं सुपरवाइजर को वहीं लगा दिया जाए भारत के बॉर्डर पे। और मुझे लगता है इतना टाइम लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाते हैं तो भूटान ने अभी दीवार बना लिया है। जब वो इतने छोटा सा देश दीवार बना सकता है तो हम तो बहुत ज्यादा संपन्न हैं उससे। चीन जैसा बड़ा बना सकता है, भूटान जैसा छोटा बना सकता है, तो हम भी बना सकते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं भैया, काम करो, जितने सरकार अगर एक बार इसको ओपन कर दे ना, तो इस देश में बड़े बड़े जो रईस लोग हैं ना, ये 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तो ये लोग बना के दे देंगे। मैं तो भाई, इतने लोग हैं, बिलियनायर्स हैं हमारे देश में, टाटा है, बिरला है, गोयनका है, अंबानी है, अदानी है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा कभी? मैं तो कह रहा हूं इन लोगों का दे दिया जाए, भैया काम करो, तुम 50-50 किलोमीटर बनाओ, 100-100 किलोमीटर बनाओ, ये फ्री में बना देंगे, क्योंकि देश सुरक्षित हो जाएगा ना। सबको देश में सुरक्षा चाहिए। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, आपको अगर भारत में 1 लाख रुपए मिलता हो जी, ठीक है, आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 3 लाख रुपए मिले जी, और सिंगापुर, जापान में 2 लाख रुपए मिले, जी, आप कहां जाना चाहोगी? बट ऑब्वियस उस कंट्री के अंदर सिंगापुर जाना चाहोगे। हाँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल, आपसे रिपीट, आपने जी। बहुत सवाल पूछ लिया, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपको भारत में 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, आपको सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3 लाख की नौकरी मिल जाए, तो आप सिंगापुर, जापान, अमेरिका जाओगी या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जाओगी? डेवलप कंट्री चुनेंगे हम, क्योंकि हर कोई अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान तो कोई नहीं जाना नहीं जाए, अफगानिस्तान नहीं जाए, बांग्लादेश नहीं जाना चाहेगा। आपके लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी मैटर, यस, सुरक्षा मैटर कर रही है। मैं यही तो कह रहा हूं, सुरक्षित भारत बनाना जरूरी है, देश को सुरक्षित बनाना जरूरी है, और घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। समय आ चुका है कि भारत की दीवार बनाई जाए। जितने उद्योगपति हैं, जितने हमारे अरबपति, खरबपति हैं, सबसे 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर इनसे बनवाया जाए। इतने लोग हैं हमारे पास, और जो बड़े बड़े रईस हैं तो 10-10, 20-20 किलोमीटर फिल्म बना के देंगे, 100-100 किलोमीटर फिल्म बना के देंगे। इतना बड़ा बड़ा टेंडर लेते हैं पूरे देश में, एयरपोर्ट, हाईवे बनाते हैं, तो 100-100 किलोमीटर दीवार बना के नहीं दे देंगे। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अदानी हो, सबको बोलना चाहिए भाई, एक काम करो, 100-100 किलोमीटर हमारी बॉर्डर पर दीवार बनाओ, 30 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी, बढ़िया दीवार बना के दो चारों तरफ से, क्या दिक्कत है? बढ़िया, इसी बहाने कम से कम भारत के लोग बॉर्डर पे घूमा भी करेंगे, ऊपर ऊपर गाड़ियों से जाके घूम घाम के आया भी करेंगे, हमारा बॉर्डर भी सुरक्षित हो जाएगा और हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग यहाँ जाएंगे, वहां घूमेंगे। भाई सड़क पे एक तरफ खड़े होके आदमी अपना देश भी देखे और दूसरा देश भी देखे, तो इससे बढ़िया टूरिज्म कहाँ, उसको मजा आएगा। तो ये बात तो हो गई फ्यूचर की, कि कभी फ्यूचर में ऐसा होगा और भारत सिक्योर होगा इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है फेक केस की। आपने इस पे भी एक PIL लगाई है जी, और अभी हाल ही में सबसे ज्यादा जो मैं केस बोलूं, शिल्पा शिंदे एक एक्ट्रेस हैं, उनका केस सबसे ज्यादा अभी लाइमलाइट में आया जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का फेक केस डाला। अब भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होगी, झूठे मुकदमे हो रहे होंगे, आप कोई मुझे ऐसा केस बताइए, फेक केस, जहां पर किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, और कितना खतरनाक है हमारे समाज के लिए ये झूठे मुकदमे दायर करना। मेरी फॉल्स केस के ऊपर PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जी, उसमें मैंने जो जो एग्जांपल दी आपको बता देता हूं। उसमें मैंने विष्णु तिवारी का एग्जांपल दिया, जिसके ऊपर झूठे SC/ST केस लगाया गया था, झूठा रेप का केस लगाया था और 20 साल बेचारा जेल में रहा। उसमें मैंने एक एग्जांपल फतेहपुर का दिया है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिला है, कानपुर के आगे बढ़ेंगे तो फतेहपुर पड़ता है। वहां पे पैसे का लेन देन हुआ था और श्रीवास्तव परिवार था, उसके ऊपर SC/ST का केस लगा दिया, और डर के मारे कि हमको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ये कर लेगी, परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे कि क्या हुआ था उस टाइम? पैसे का लेन देन हुआ, फर्जी उसके ऊपर फेक SC/ST केस लगा दिया। पुलिस आई, भाई फेक SC/ST केस आई तो पूछताछ करेंगे, ये करेंगे। पुलिस, वो परिवार घबरा गया, डर गया, कभी बेचारा वो थाना पुलिस देखा नहीं था, डर के मारे उन्होंने घर में आत्महत्या कर लिया।
हरियाणा के रेवाड़ी में जमीन का विवाद चल रहा था, SC/ST केस लगा दिया, यादव था बेचारा, वो आत्महत्या कर लिया। बिहार में घटना आई है जहां पे मकान मालिक ने बोला भाई 1 साल हो चुके हैं, अब किराया बढ़ाओ। हर साल किराया बढ़ता होगा 5% 10%, किराया बढ़ाने के बजाय उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा दिया। एक लड़की ने, वो लड़की रह रही थी उसके घर पे। आप फर्जी जो डोमेस्टिक वायलेंस के तो इतने केस मैंने देखे हैं। मैं एक केस में जानता हूं जहां लड़के लड़की जो है ने लव मैरिज किया। अब लव मैरिज में क्या होता है, जब तक मैरिज नहीं होती तब तक लव खूब रहता है, तब तक घूमना टहलना, कॉफी हाउस में जाना और शॉपिंग मॉल में जाना खूब चलता रहता है। शादी होने के बाद लव कम हो जाता है, मैरिज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि घर में खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोना है, ये भी करना है, वो भी करना। जो पूरा आसमान में उड़ रहे थे उड़ना बंद हो जाता है, आदमी धरातल पे आ जाता है। अब लड़की ने क्या किया, उसके पति पत्नी में झगड़ा हो गया, ठीक है। पति के खिलाफ तो उसने मुकदमा लिखाया, सास ससुर के खिलाफ मुकदमा लिखाया, जेठ जेठानी के खिलाफ बोला दहेज मांग रहे हैं, नंद और देवर देवरानी के खिलाफ मुकदमा, ये भी दहेज मांग रहे हैं, नंद नंदोई के खिलाफ मुकदमा, ये भी दहेज मांग रहे हैं, बुआ और फूफा के खिलाफ मुकदमा, ये भी दहेज मांग रहे हैं, मौसी मौसा भी दहेज मांग रहे हैं, पूरा खानदान, इससे जितने लोग थे शादी में सबको दहेज मांग रहे हैं, ठीक है। जबकि सच्चाई थी दहेज एक पैसे नहीं मिला था, लड़के वालों ने बेचारे ने खुद ही पैसा किया था। इंटरकास्ट मैरिज थी, वो दूसरे घर से लड़की आई थी, गरीब परिवार की लड़की, और सारे उन्होंने खुद ही, लड़के वालों ने शादी की, पूरा खर्च उठाया था, इसके बावजूद ये चल रहा है। तो ये जो फर्जी दहेज वाला केस है, फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस है, फर्जी SC/ST केस है, फर्जी छेड़छाड़ वाला केस है, फर्जी आपके जो रेप का केस है, ये पूरे सिस्टम को तार तार करता जा रहा है। और हमने इसमें कहीं ये सिस्टम नहीं किया कि भैया अगर आपकी शिकायत सही है तो ठीक है, जो दोषी है जेल जाएगा, लेकिन अगर आपकी शिकायत झूठी है तो आपको उतनी सजा मिलेगी, ऐसा हमने कोई व्यवस्था नहीं किया। हमने BNS बनाया, लेकिन BNS में हमने कुछ चीजों को अपराध भी घोषित कर दिया, लेकिन आम जनता के पास उसको यूज करने का अधिकार ही नहीं दिया। अब उसमें हमने ले दिया कि जज को लगेगा कि मामला गड़बड़ तो जज ही शिकायतकर्ता बनेगा। जज क्यों शिकायतकर्ता बनेगा, वो बेचारा मुकदमा सुनेगा, खुद ही कंप्लेनेंट बनेगा। ये कानून में बहुत सारी खामियां हैं, और ये इसलिए हुआ कि हमने 150 साल के बाद IPC बदला, लेकिन हमने 80% कॉपी पेस्ट कर दिया नए वाले में। हमने CRPC बदला, लेकिन 80% CRPC को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो पुरानी खामियां थी वो खामियां दूर नहीं हुई। जो अंग्रेजों के कानून में, IPC में, CRPC में, एविडेंस एक्ट में खामियां थी, वो खामियां 20% तो ठीक हुई, लेकिन 80% एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है। दूसरा, हम जब कानून बना रहे थे तो हमने ये भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक संहिता, इसको न्याय संहिता, इसको बनाते समय ये नहीं देखा कि चीन में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, हमने वो देखा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमने उन्हें फॉलो नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में झूठी शिकायत करना, झूठी जांच करना, झूठी गवाही देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी, ये सीरियस क्राइम है। और हमारे यहाँ कोई क्राइम ही नहीं है। हमारे यहाँ झूठी शिकायत करवा दो, झूठे FIR करवा दो, भले पूरे परिवार खत्म पुलिस वाला पैसा लेके झूठी जांच कर दे, आप 10 झूठे गवाह खड़े कर दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इंग्लैंड में जो पार्टी जीत जाती है ना, वो अपने वकील की फीस नहीं देती। जो हारी हुई पार्टी है वो अपने वकील की फीस भी देगी और जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देगी। वो ये पनिशमेंट होता है कि भैया तुम्हारा मुकदमा ठीक नहीं था, तुमने जबरदस्ती किया है, इसलिए तुम्हें जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देना है। आधे डर के मारे लोग इसी मामले मुकदमा नहीं करते। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, उन्होंने झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर रखा है। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून भी बना रखा है, वो हमने बनाया नहीं। तो ये हमारे पूरे उसको तबाह कर रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग फर्जी केस और तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो सड़ा हुआ सिस्टम है, तारीख पे तारीख, और जो सड़ा हुआ सिस्टम है कि फर्जी गवाही दे दो, फर्जी एफिडेविट कर लो, फर्जी वसीयत बनवा लो, दूसरे के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखवा दो, छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवा दो, दहेज का मुकदमा लिखवा दो, फर्जी SC/ST में मुकदमा, कुछ भी करा दो, क्योंकि पनिशमेंट नहीं हो रहा है। हमने तो इनफैक्ट प्रमोट किया हुआ है, SC/ST केस में मुकदमा लिखवाने के बाद पैसे मिलते हैं। अरे भैया, पैसे तब दो ना, पहले क्लियर तो हो जाए कि इसका केस सही था। मुकदमा अभी पता चला कि कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले इस कानून का बहुत मिसयूज हो रहा है। मैं आपको फर्रुखाबाद की घटना बता रहा हूँ, जो केस मेरे पास है जी। उस व्यक्ति ने 3 लोगों को जमीन अपनी बेची,
SC/ST का था, SC/ST का था, ठीक है, और कब्जा नहीं करने दिया। जब तीसरी बार जब जमीन बिकी, वो आया वहां पे अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कराने, उसके खिलाफ SC/ST लिखवा दी। वो लोध है, लोध मतलब लोधी भी पिछड़े में होते हैं जी, ठीक है, लोध के खिलाफ वो करवा दिया। अब वो बेचारा परेशान है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी मतलब कुछ माना नहीं, हाई कोर्ट ने कुछ माना नहीं, तो मेरे पास वो पता चला कि मेरी फॉल्स केस वाली PIL चल रही, तो मेरे पास आया, तो सुप्रीम कोर्ट मैंने पिटीशन फाइल किया जी। विष्णु तिवारी को देख लीजिए, 20 साल जेल में रहे। तो ऐसे देश भर में और इतनी इतनी बेकार की सजा भुगत ली, उसका भी कोई उन्हें कंपनसेशन मिला? कुछ नहीं कंपेंसेशन मिला। और ये इतना बड़ा इश्यू है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जी, जब से मैंने फॉल्स केस वाली PIL फाइल किया है, जी, इतने लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इतने लोग अपने डॉक्यूमेंट मुझे मेल करते हैं कि मेरा मेल बॉक्स भर गया, अब मेरा ईमेल ना बाउंस कर रहा है। जी, क्यों? सब भेजे जा रहे हैं, सब भेजे, पूरे देश से लोग भेज रहे हैं। मतलब तमिलनाडु से भी लोग फॉल्स केस के शिकार हो रखे हैं, पंजाब में भी फॉल्स केस के शिकार हो रखे हैं, राजस्थान में भी हो रखे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह से लोग परेशान हैं। दुर्भाग्य देखिए, ये फॉल्स केस का मैटर इतना बड़ा है, भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, कोई भी सांसद विधायक इसको संसद विधानसभा नहीं उठा नहीं रहा है, कोई नहीं उठा रहा। और ये सबसे बड़ी विडंबना ही बहुत है। बड़ी विडंबना है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। जमीन विवाद में साल में 2 लाख लोग की अकाल मौत हो जाती है। सबसे बड़ा मैटर है जमीन का। भारत में 5 करोड़ केस चल रहे हैं। 5 हम्म। करोड़ केस में से 66% केस जो है जमीन विवाद के हैं। और कानून कितना सड़ा हुआ है। आपका 100 रुपए चोरी हो जाए ना, आप पुलिस में जाओ, आपका FIR हो जाएगा। जी, आपके 100 करोड़ के घर पे कोई कब्जा कर ले, पुलिस में FIR नहीं होगा, कहेंगे तो ये तो सिविल डिस्प्यूट है, जाओ कोर्ट जाओ, सीधा कोर्ट जाओ। आपकी बकरी चोरी हो जाए, आपकी भेड़ चोरी हो जाए, आपका गधा चोरी हो जाए, जी, आप जाओ तो आपका FIR हो जाएगा। लेकिन आपकी पूरी गौशाला पे कोई कब्जा कर ले, 100 एकड़ की गौशाला पे, तो पुलिस वाले बोले नहीं FIR नहीं होगा, जाओ वहाँ तहसील जाओ, अपना वहाँ पे क्या बोलते हैं सिविल डिस्प्यूट है, हम इसमें केस FIR नहीं करेंगे। इतना सड़ा हुआ कानून। आपने कोई बहुत हीनियस केस देखा है इस चीज का? इसकी वजह से मर्डर हो रहे हैं, मर्डर इस जमीन विवाद के कारण। जी। एक गरीब परिवार था, 4 बीघे जमीन थी उसके पास, और वो अपना कहाँ, यूपी में? हाँ, यूपी की बात बता रहा हूँ। जी, अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा था, उसी में सब्जी वब्जी पैदा करता था, उसका परिवार चलता रहता था। एक दबंग ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। जी, जब दबंग ने कब्जा किया, वो थाने गया और बोला कि भाई देखो, हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया। थानेदार बोला जमीन पे कब्जा कर लिया तो हमारा मैटर नहीं है, आप कोर्ट में जाइए। अब वो कोर्ट में गया, 3-4 साल मुकदमा चलता रहा। अब उसका घर नहीं चल पा रहा था, बड़े मुश्किल से वो कैसे करके वो गोलगप्पे बेच के, ये बेच के, वो बेच के अपना घर चला रहा था। उसके बेटे थोड़े बड़े हुए, बोले पिताजी जमीन हमारी, हम कब तक कोर्ट का इंतजार करते रहेंगे, फैसला तो आएगा या नहीं आएगा। अब की बार चलो, अब की बार ये ट्रैक्टर लेके आएगा, इसको पीटेंगे। ठीक है। जैसे ही वो जुताई करनी थी, दबंग ने अपना ट्रैक्टर भेजा, अपना ड्राइवर भेजा जुताई करने के लिए। तो वो बाप और दोनों बेटे गए डंडा लेके, बोले ट्रैक्टर नहीं चलने देंगे। फिर भी चला रहा था, दबंग का ट्रैक्टर था, उन्होंने ड्राइवर को पीट दिया। जी। अब वो 4 साल से FIR नहीं हो रहा था। जैसे ही ड्राइवर को उन गरीबों ने पीटा, और वो ड्राइवर जब चला गया थाने पे, तो FIR हो गया। और किसके खिलाफ? जिसकी जमीन थी। उसकी जमीन तो बेचारा पहले गई हुई थी, ऊपर से उसके खिलाफ FIR हो गया। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर उसको जमानत करानी पड़ी। गरीब परिवार पहले ही था, उस जमानत कराने में पैसे खर्च हुए, और उसकी उधारी बढ़ गई, और जो लोगों से उसको कर्ज लेना पड़ा। ऐसा सड़ा हुआ सिस्टम चल रहा है। जौनपुर जिले में भगवान शंकर जी के मंदिर के 10 बीघे जमीन का मुकदमा 1985 से चल रहा है। अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। 1985 से मुकदमा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता तो दोनों वसीयत जो लेके आए उनका टेस्ट कर लेते, एक दिन में पता चल जाता किसकी वसीयत असली है, किसकी नहीं। और अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है, जौनपुर के चकबंदी अधिकारी के यहाँ। ठीक है। अगर डिसाइड हो जाए, ऑलरेडी 41 ईयर हो चुके हैं, 41 साल हो चुका। 1985 शुरू हुआ, 2026 में चल रहा है, 41 ईयर हो गया। अभी डिसाइड हो जाए तो इसकी अपील होगी SOC के यहाँ, फिर वहां से डिसाइड होगा, फिर उसकी अपील होगी DDC के यहाँ, फिर वहां डिसाइड होगा, फिर उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर नहीं चकबंदी कमिश्नर के यहाँ होगी, फिर चकबंदी कमिश्नर डिसाइड कर दें तो उसकी अपील हाई कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट से डिसाइड होगा, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट होगी। ये सड़ा हुआ कानून चल रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मथुरा में विद्या देवी के भाई नहीं थे, तो विद्या देवी के माता पिता ने उनके पास जो 15 बीघे जमीन थी वो विद्या देवी को दे दिया। विद्या देवी की शादी हो गई मथुरा से अलीगढ़, वो अपने ससुराल रहने लग गई। बीच बीच उन्होंने अपना खेत उन्होंने बटाई पे दे दिया, और देखने अपना आ जाया करती थी, मायके में आती थी, अपना खेत देख के जाती थी। उनके गांव वालों ने 1975 में जो विद्या देवी के माता पिता खत्म हुए थे,
उनको कागजों पे 1995 में जिंदा कर दिया गांव वालों ने। विद्या देवी के माता पिता खत्म हुए 1975 में जी, जिंदा हो गए वो 1995 में, मरने के 20 साल के बाद। विद्या देवी जो मरी हैं 2025 में जी, ये कागजों में इनको मार दिया 1995 में, यानी मरने के 30 साल पहले। माता पिता मरने के 20 साल के बाद कागज में तहसील में जिंदा हो गए और विद्या देवी मरने के 30 साल पहले तहसील में मर गई, कागजों में मर गई और उन्हीं की वसीयत उन्होंने करा लिया, जमीन हड़प ली। इससे ज्यादा शर्मनाक और सोचने वाला विचारणीय बात यह है कि विद्या देवी 1995 से लेकर 2025 तक मरते समय तक वो इस बात के लिए मुकदमा लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं और 30 साल मुकदमा लड़ने के बाद वो अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाई। ये सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है। कनाडा में लैंड डिस्प्यूट 2 महीने 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लैंड डिस्प्यूट 6 महीने ज्यादा चलता ही नहीं है। और भारत में भी हमारे यहां तो छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर और राजा विक्रमादित्य समय मुकदमों का फैसला 1 घंटे में होता था, जस्टिस विद इन ईयर। मुकदमा थोड़ा लंबा है, 1 दिन के अंदर फैसला होता था, जस्टिस विद इन डे। ज्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड है तो 2-3 दिन आना पड़ता था, जस्टिस विद इन वीक। बहुत कम केस हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य के समय में 2 हफ्ते 3 हफ्ते चले हैं। 1 महीने के अंदर तो फैसला होना ही होना था, जस्टिस विद इन मंथ तो हो ही जाता था। दुर्भाग्य देखिए, हम उसी भारत में रहते हैं। 5 करोड़ केसेस कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में है। तारीख पे तारीख जा के लोग अकाल मौत हो रही है। लोग टेंशन में चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, बाइक लेके जाते रहते हैं, भिड़ जाते हैं, मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में हो जाता है, आते रहते हैं, सड़क पे टकरा के मर जाते हैं। इतने टेंशन है, जमीन मुकदमों का घर में कलह शुरू हो जाती है, पत्नी से लड़ना, बच्चों से लड़ना, आपस में लड़ना, बेकार ठीक है, ये चीज है। इतना सब कुछ हो रहा है। 5000 सांसद विधायक हैं, कोई भी सांसद विधायक न जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहा है, न जुडिशियल चार्टर लागू करने की बात कर रहा है, न जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं आप झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दो। जमीन पे कब्जा करने पे और जमीन पे अवैध निर्माण को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दो, देखो फटाफट फैसला होगा। करना ही नहीं चाह रहे और करेंगे क्या? एक जगह अवैध निर्माण हो जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चला के और उसकी रील बना के वायरल कराएंगे जैसे पूरा अतिक्रमण हटा रहे हैं। अरे भैया, जब तक एक अतिक्रमण आप हटाते हो ना, 1000 अतिक्रमण हो चुका होता है, 1000 हो चुका होता है। ये सब रीलबाजी चल रही है। एक जगह जो अवैध कब्जा हटाते हैं ना, 1000 अवैध कब्जा हो चुका होता है। कहां नहीं कब्जा हो रहा है? हाईवे के किनारे अवैध कब्जा, रेलवे की जमीन पे अवैध कब्जा, नदियों के किनारे अवैध कब्जा, पहाड़ियों के किनारे अवैध कब्जा, बस स्टैंड के किनारे अवैध कब्जा। आप यमुना का देख लीजिए, ओखला वाला एरिया में जाके देखिए, जाके नगर वाले एरिया में देख लीजिए, किनारे किनारे आप मजनू का टीला से शुरू करिए, पूरे दिल्ली में खतरनाक जगह पे ये लोग रह लेते हैं कि रातों रात डूब सकते हैं और फिर भी कब्जा हो रहा है ना। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पे कब्जा हो गया ना। अरे हम क्यों नहीं कानून बना रहे? क्यों हम वही टोकनिज्म वाला काम कर रहे हैं? क्यों सिंबॉलिक काम कर रहे हैं कि एक अवैध कब्जा हटा के बस उसका वीडियो वायरल करा रहे हैं? एक अवैध निर्माण तोड़ कर एक मजार टूटती है ना, तब तक 1000 मजार बन चुकी होती है। एक दरगाह टूटती है ना, अवैध दरगाह, 1000 दरगाह बन चुकी होती है। ये कड़ी सच्चाई। हमारे देश में इसको लेके कोई भी कठोर कानून है नहीं। कठोर कानून है ही नहीं। कठोर कानून, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले कानून बनाइए आप कि आपने अवैध मजार बनाई, आपने अवैध दरगाह। उत्तराखंड के जंगलों में मजारे दरगाहें बनती चली जा रही है, हिमाचल के जंगलों में मजारे दरगाहें बनती चली जा रही है। और जहां जहां जगह खाली ज्यादा होती है, लोग कम होते जाते हैं, वैसे वैसे ये चीजें और बढ़ती जाती है। तो इसका समाधान कोई थोड़ी है कि हाँ एक एक को ढूंढ के बुलडोजर चला चला के हम अपना उस पर रील बनवाएंगे। अरे उसका समाधान है कानून बनाना। कानून क्यों नहीं बना रहे? समझ में नहीं आ रहा है, चर्चा नहीं हो रही। 5000 सांसद विधायक हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं कर रहे। हमारे सिस्टम में दिक्कतें बहुत है, ठीक है। और आपने कहा कि हम पुराने कानूनों को फॉलो कर रहे हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक अगर कानून आपको सबसे पहले बदलना पड़े तो आप कौन सा बदलेंगे? सबसे पहले हम करप्शन वाला कानून बदलेंगे। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण करप्शन है जी। और करप्शन ज्यादातर कैश में होता है। घूसखोरी कैश में होती है, जमाखोरी कैश में होती है, दलाली कैश में होती है, कटमनी कैश में होती है, हवालाबाजी कैश में होती है, तोलाबाजी कैश में होती है, जासूसों की फंडिंग कैश में होती है, मक्कारों की फंडिंग कैश में होती है, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में होती है, नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, फर्जी डॉक्यूमेंट कैश में बनते हैं, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, जितना ये अवैध बनता है सब कैश में होता है।
हवलदार कैश में लेता है, थानेदार कैश में लेता है, लेखपाल कैश में लेता है, पटवारी कैश में लेता है, तहसीलदार कैश में लेता है, एसडीएम कैश में लेता है, कैश पूरा बंद करेंगे, पार्षद कैश में लेता है, प्रधान कैश में लेता है, विधायक जी कैश में लेते हैं, सांसद जी कैश में लेते हैं, मंत्री जी कैश में लेते हैं। सारा हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दूंगा, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दूंगा, 10,000 से महंगे ज्यादा लेन देन को प्रॉपर्टी आधार के साथ लिंक कर दूंगा, और चीन जैसा कानून बनाऊंगा जिसके पास आय से ज्यादा संपत्ति मिली 100% संपत्ति जब्त करेंगे, उसकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे, उसको भारतीय हम रहने नहीं देंगे। रहे भारत में लेकिन भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, घुसपैठियों के तरीके पड़ा रहेगा, और चीन की तरीके फांसी देने के लिए कानून बनाएंगे। जब तक ये नहीं होगा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। चीन के विश्व गुरु बनने का 2 ही कानून है, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला कानून और जनसंख्या विस्फोट करने वालों की नागरिकता खत्म करने वाला कानून। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए, 1949 में आजाद हुआ। 1950 आते आते आजादी के 1 साल के अंदर सबसे पहले उसने जापानियों का नामो निशान मिटाया, जापानियों को किताबों से हटा दिया। 1950 के बाद जो बच्चे चीन में पैदा हुए उनको पता ही नहीं कि चीन कभी गुलाम भी था, क्योंकि उन्होंने किताबों में रखा ही नहीं। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे गली, सब हटा दिया उन्होंने। हम तो ग्लोरीफाई करते हैं। हम ग्लोरीफाई करते हैं, पहला काम किया। दूसरा उन्होंने किया भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाया। तीसरा उन्होंने बनाया हम दो हमारे दो सबके दो, जो नहीं मानेगा नागरिकता छोड़ दो, सिटीजनशिप खत्म। और बाद में उन्होंने फिर उसको हम दो हमारे एक कर दिया, हालांकि उसका नुकसान भी हो गया। हम दो हमारे एक नहीं करना चाहिए था, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब तो उन्होंने हम दो हमारे दो अलाउ कर दिया। लेकिन चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, और 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया तो पोल्यूशन की उनकी प्रॉब्लम कम हो गई। जब जनसंख्या नियंत्रण करते हैं ना, तो आपका पोल्यूशन की प्रॉब्लम, प्रदूषण की प्रॉब्लम, कुपोषण की प्रॉब्लम, ये सब कम हो जाती है जी। अगर आप ध्यान से देखिए तो जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, जितनी समस्याएं हैं इसके रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, और चीन ने 1950 में ये बात समझ लिया और उसने हम दो हमारे दो लागू किया, बोला जो नहीं मानेगा उसके हम सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। सबने माना, सबने फॉलो किया। देखिए विश्व महाशक्ति बन गया, विश्व गुरु बन गया। चीन ने जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कानून बनाया वो यूनिफॉर्म एजुकेशन जी। और ये यूनिफॉर्म एजुकेशन हमारा सिस्टम था। हमारे देश में कृष्ण सुदामा एक साथ ही पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ ही पढ़ते थे। हमारे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम था। चीन ने उसको अपनाया, भैया सबकी किताब एक होगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि मजदूर का लड़का अलग किताब पढ़ेगा, मालिक का लड़का अलग किताब, ना, किताब सबकी एक होगी। वो सिस्टम आया। तो मतलब चीन को आप देखिए, चीन के सक्सेस में है। अगर हमसे आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ समान शिक्षा लागू करूंगा, समान नागरिक संहिता लागू करूंगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाऊंगा, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाऊंगा, और ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद, 10,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी उसको आधार से लिंक कर देंगे। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे तरीके से इन सब चीज़ों पे काम कर भी रही है अपने PIL लगा के। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपके मुद्दे हैं, जब भी आप PIL लगाते हैं, आप अपनी प्रॉपर स्टडी करते होंगे, और जब आप कोर्ट जाते हैं तो कुछ कुछ PIL पर आपको कोर्ट की तरफ से फटकार भी पड़ती है, तो क्या कभी उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होते आप? देखिए, हम डिमोटिवेट 1-2 बार तो हुए, हम इंसान हैं, तो कई बार तो थोड़ा सा लगता है कि यार मुद्दा तो हमारा सही है जी, तो उनको सुनना चाहिए जी। अब लेकिन हम उससे निराश होकर हम बैठते नहीं है जी। वो ज्यादा से ज्यादा उस दिन तक हमारी निराशा रहती थी जिस दिन मामला ऐसे होता है, जिस दिन हमारी PIL पे मान लीजिए कुछ निगेटिव कमेंट हो गया, या नहीं सुना, या नोटिस नहीं हुआ, तो उस दिन मैक्सिमम उस दिन तक निराशा रहती है, उस दिन तक हताशा होती है। रात गई बात गई, अगले दिन से सुबह से हम फिर अपने उसी स्पीड से लग जाते हैं जो हमारा एजेंडा है, क्योंकि एट ए टाइम हमारे दिमाग में 10 पिटीशन चलती रहती हैं जी। कोई बात नहीं, एक पे नहीं हुआ ना, 9 बची है ना, 9 पे काम करो ना, आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये हम इसको कभी रुके नहीं, हमने कभी इसको माना नहीं। हम कोई अपने घर के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर थोड़ी रहे हैं। हमने अगर जितनी PIL, देखिए हमने 250 PIL फाइल किया जी। एक PIL फाइल ड्राफ्ट करने में मिनिमम 1 सप्ताह लगता है जी। सुप्रीम कोर्ट में 2 काम होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट चैलेंज होता है और PIL फाइल होती है जी। हाई कोर्ट का जजमेंट को चैलेंज करना बहुत आसान है, क्योंकि हारी हुई पार्टी आती है, जीती हुई पार्टी तो आती नहीं। हारी हुई पार्टी आएगी,
तो वो हाई कोर्ट का जजमेंट भी ले आती है, हाई कोर्ट की अपनी पिटीशन भी ले आती है, सारा डॉक्यूमेंट लेके आती है, रिटर्न सबमिशन लेके आती है, गवाहों के बयान लेके आती है, सब कुछ लेके आती है जी। हमें उसको पढ़ना होता है, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ना होता है और उसमें से कोई एक दो लाइन पकड़नी होती है, हाँ जज ने यहाँ गड़बड़ी कर दिया जी। तो ये काम आराम से एक दिन में हो जाता है जी। लेकिन पीआईएल ड्राफ्ट करने में आपको अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, हमारे संविधान में क्या लिखा है, उन देशों के संविधान में क्या लिखा है, बहुत आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो कई बार तो हमें 2-2, 3-3 दिन हम अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, उसको एरोप्लेन मोड पे डाल के रखते हैं, लगातार आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ती है। 250 पीआईएल का मतलब ये हुआ कि हमने 250 सप्ताह तो ड्राफ्ट करने में लगाए जी। उसके बाद पिटीशन की सुनवाई होती है, तारीख पे तारीख पड़ती है जी। आप मान चलिए कि हमने 250 वीक हमने सुनवाई पे लगा दिए, टोटल हमने लगा दिए 500 वीक, राइट। इन 500 वीक में ज्यादा नहीं तो कम से कम हम मतलब 50 करोड़ तो कमा ही सकते थे, तो हमने 50 करोड़ नहीं कमाया, हमने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इसलिए हमारे पीआईएल का विरोध करने वाले 50-50 करोड़ कमा चुके हैं हमारी पीआईएल का विरोध कर करके। कोई मर्सिडीज खरीद लिया, कोई कुछ खरीद लिया, कोई कुछ खरीद लिया, और हम आज भी अपनी वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपके पीआईएल के मुद्दे हैं, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण हो गया या घुसपैठ पे कानून हो गया या लव जिहाद हो गया, ये सब के सब बैकडोर से बीजेपी के मुद्दों को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये सच है? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। घुसपैठ नियंत्रण होना चाहिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। धर्मांतरण नियंत्रण होना चाहिए, भारत का संविधान कहता है। संविधान कहता है आपको रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं है, कुरीतियों का नहीं। आपको प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। आपको धर्म पालन का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। ये संविधान कहता है। संविधान कहता है आप किसी के साथ धोखा दे के पहचान बदल के किसी बहन बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। राइट टू डिग्निटी, इस आर्टिकल 21 संविधान कहता है। तो हमने जितनी पिटीशन फाइल किया सब संविधान के दायरे में रह के किया है। सब संविधान कहता है, संविधान की व्याख्या करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से। संविधान का पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन होता है, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होता है, कंस्ट्रक्टिव, अलग अलग तरीके इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं। हमने सब कुछ संविधान में किया हुआ है। हमने जितनी पिटीशन फाइल किया है वो भारत के घटिया कानूनों को बदलने के लिए किया है। भारत के घटिया कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 1950 के बाद भारत में 50 से ज्यादा देश विरोधी कानून बने हैं, सनातन विरोधी कानून बने हैं। 1950 के बाद, मतलब आजादी के बाद उनमें से अब तक मैं 25 कानून को चैलेंज कर चुका हूं। अंग्रेजों ने तो 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था, उनमें से मैंने कानूनों को चैलेंज किया। हालांकि उसमें बहुत सारे कानूनों को सरकार ने चेंज कर दिया, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा। हमने पिटीशन फाइल किया, बाद में कानून चेंज हो गए। तो इस देश में चल रहा है। मैं ऐसे आपको बताता हूँ, देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ है। फिर मजहब के आधार पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल क्यों? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन क्यों? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों? माइनॉरिटी के नाम पे लोन क्यों? माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा क्यों? भारत जब सेकुलर देश हो गया फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल क्यों? और सबसे बड़ी बात ये, माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन हु इज माइनॉरिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये कहीं हमने डिफाइन ही नहीं किया। मतलब ये हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं ना भारत के संविधान में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया, ना 1992 में हमने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया उसमें माइनॉरिटी को डिफाइन किया। यूएन कहता है कि जो कम्युनिटी रूल कर लेती है, शासन कर लेती है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। एक कम्युनिटी ने यहाँ 500 साल रूल किया, एक कम्युनिटी ने 200 साल रूल किया, उन दोनों को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। यूएन की दूसरी डिफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। हमने दूसरी डिफिनेशन भी नहीं अडॉप्ट किया कि हाँ भैया 1% से कम वालों को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। जब सेकुलर देश हो गया, सबको समान अधिकार है, तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सर एक मुद्दा जो हम बोले, जो आज एक मिनट और आपको बताता हूं, माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है, देश बड़ा हो तो माइनॉरिटी की यूनिट 1000 होती है। भारत जैसा, चीन जैसा बड़ा देश हो तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख होती है। यानी जिसकी संख्या कुछ 100 हो या कुछ 1000 हो या कुछ लाख हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती कि जिसकी संख्या करोड़ों में है वो माइनॉरिटी कहलाएगा। दुनिया में 195 देश हैं, उसमें से 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो फिर भारत में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के लोग 20 करोड़ वाले माइनॉरिटी कैसे हो सकते? ये पूरा सिस्टमेटिक फेलियर है और ये संविधान के साथ फ्रॉड है।
दुर्भाग्य देखिए 5,000 सांसद विधायक हैं, कोई भी सांसद विधायक इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। और खत्म करना तो छोड़िए, कोई भी सांसद विधायक माइनॉरिटी को डिफाइन करने की मांग नहीं कर रहा है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाने की मांग नहीं कर रहा है। माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा कि माइनॉरिटी स्टेट लेवल पे होगा कि माइनॉरिटी नेशनल लेवल पे होगा, कुछ भी नहीं डिफाइन किया हुआ है। ये मैं एक वही बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये एक मुद्दा है, और जो अभी फिलहाल जो लोगों को एकदम सामने नजर आ रहा है वो है नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो मुद्दा। ठीक है, पेपर लीक की मैं आपको पर्सनली एक दिक्कत बताती हूँ कि जब मैं 10th में थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के पास पेपर पहले से आउट हो चुके हैं। हाँ। अब जो लड़की जो घर में है, जिसके पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि उसको कोई पेपर ला के दे दे, वो अपनी मेहनत से अपना काम किए जा रही है, अपना एग्जाम दिए जा रही है, और उससे ये पता है कि बाकी दोस्तों के पास आ चुके हैं। अब ये सोचिए कि उस बच्चे के माइंडसेट पे क्या बीतेगा। लेकिन फिर भी भाई गॉड ग्रेस, मेरी मेहनत अच्छी थी, मेरे परसेंटेज सबसे बेस्ट थे। लेकिन अब जो नीट का पेपर है वो तो लोगों की जिंदगियों का सवाल हो जाता है। आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसे में पेपर लीक हो जाना, है ना, कितना बड़ा मुद्दा है ये। और इस पर क्या आप PIL लगाने वाले हैं पेपर लीक पे? जब ये नीट का पेपर लीक हुआ तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पे जी, तो पता चला भारत में हर साल 1-2 पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल। कभी जेई का पेपर लीक होगा, कभी नीट का पेपर लीक होगा, कभी बैंक का पेपर लीक होगा, कभी SSC का पेपर लीक होगा, कभी रेलवे का पेपर लीक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के पेपर लीक हो जाते हैं, राज्य सरकारों के पेपर लीक हो जाते हैं, कोई न कोई पेपर लीक ही होता रहता है। फिर मैंने कहा देखो ये प्रॉब्लम क्या पूरी वर्ल्ड वाइड है क्या? तो देखा चीन में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, अमेरिका में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जापान में पिछले 25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो पेपर लीक हुआ क्यों? क्योंकि वहां उन देशों में अगर कोई पेपर लीक करने वाला काम कर दे, उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं हैं ना, वो जिंदगी भर बाहर ही नहीं आ पाएगा। हमारे देश में पेपर लीक करना सामान्य सी बात है। पेपर लीक करने वाला 3 महीने के अंदर बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा, फिर पेपर लीक करने वाला काम शुरू कर देगा, फिर वो अपना माफियागिरी शुरू करेगा। तो जब तक आप कानून नहीं बदलेंगे, मैं कह रहा हूं इस पेपर लीक करने वालों के कारण आत्महत्याएं हुई हैं। बेटियों ने आत्महत्या कर लिया, कई बेटों ने आत्महत्या कर लिया। इनके ऊपर देशद्रोह की घटना, देशद्रोह की धारा लगानी चाहिए। इन पेपर लीक करने वालों पे तो मर्डर की धारा लगानी चाहिए। तो क्या आप स्पेशली कोई PIL भी लेके आएंगे? मैं इसके ऊपर PIL फाइल करूंगा। मैं जो पेपर लीक चल रहा है इसके ऊपर PIL फाइल करूंगा। बहुत बड़ी चीज है ये और हर साल की समस्या हो गई, इसको बहुत जरूरी है इसके ऊपर करना। बिल्कुल, आप जो पब्लिक देख रही है वेट रहेगा उन्हें। पक्का पक्का। ठीक है सर, अब हमारा लास्ट राउंड है पॉडकास्ट का। आपके साथ बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई, और मैं एक लास्ट रैपिड फायर अपने हर गेस्ट के साथ करती हूँ, आपके साथ करना चाहूंगी। आंसर छोटे होंगे, रैपिड फायर है जी। सर, अगर आपको 100 डेज के लिए, 100 दिन के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो सबसे पहले कौन से 3 लॉज जो है वो आप चेंज करेंगे? सबसे पहले मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाऊंगा, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा और घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा। ऐसा कौन सा लॉ है जो हर इंडियन को पता होना चाहिए लेकिन ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते नहीं है? लोगों को फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी सबको पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सबको पता होना चाहिए। फांसी की सजा को लेकर इस देश में बहुत बहस होती है, आपको क्या लगता है कि फांसी की सजा को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मानव को मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड, ये बहुत जरूरी है। जो लोग जघन्य अपराध करते हैं, जो बलात्कार करने के बाद हत्या करते हैं, जो बम विस्फोट करके लोगों की जान लेते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, उनको तो फांसी दे देना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर भी आप 2029 में बीजेपी फिर आएगी? 100% आएगी, 100% और ज्यादा बहुमत से आएगी। अब की बार 400 पार होगा। और क्या मोदी के फेस पर ही लड़ेंगे? 100% अब की बार 400 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इंडिया के चीफ जस्टिस होते तो सिस्टम में फर्स्ट चीज कौन सी चेंज करते? हम भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करते। हम झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट को जघन्य अपराध घोषित करते और भारत में जस्टिस विद इन ईयर यानी सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा, ऐसी व्यवस्था लागू करते। क्या ज्यादा मुश्किल है, एक वकील होना या एक नेता होना? दोनों के अपने अपने अलग अलग फील्ड हैं, इसलिए इसमें कंपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं वकील बन के खुश हूँ और जब नेता बन जाता हूँ तो नेता बन के भी अपना काम कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को लेकर इंडियंस के दिमाग में ऐसा कौन सा एक बहुत बड़ा मिथ है जो आप तोड़ना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों को लगता है कि केवल यहाँ बड़े लोगों के ही केसेस चलते हैं, ऐसा नहीं है, गरीबों के भी केस आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक रिफॉर्म बहुत सारे किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नेता टच नहीं करते हैं, उनका इलेक्शन रिफॉर्म का विषय होता है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म,
ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई इलेक्शन में जाना नहीं होता है, तो वो कम से कम वहाँ पे निर्भीक होकर फैसला दे पाते हैं। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियां तो हर चीज़ में देखती हैं कि कहाँ से वोट आएगा, कहाँ से नोट आएगा, वोट नोट की चिंता करने के बाद फैसला करती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट निर्भीक होकर अपना काम करता है। जो नेक्स्ट जनरेशन वकील बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? आप वकील तभी बनिए जब कम से कम 12 घंटे आपकी पढ़ने की आदत हो। अगर 12 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ सकते हैं तो आप वकील मत बनिए। और जो नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या राय देंगे? पॉलिटिक्स में जाइए, लेकिन ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी मत छोड़िए, देश के प्रति लॉयल्टी को मत छोड़िए। पॉलिटिक्स में जाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर पार्टी को आप इतने बड़े गुलाम हो जाएं कि आप देशद्रोही बन जाएं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इतनी बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी मीनिंगफुल बातें आपके साथ हुई। थैंक यू। 1 मिलियन की अब हमारी फैमिली होने वाली है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ आएंगे बहुत सारे। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी इतनी बातचीत के बाद आपको अगर हमसे लग रहा हो कि हाँ कुछ विषय हैं जिनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीएल के माध्यम से उठाना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी बात रखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ज़रूर। तो सर ने रिक्वेस्ट कर दी है, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगला कौन सा चेहरा आप हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।